AOA के नाम से, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। और उसके एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के 3 पिलर खड़े किए। एक तो इन्होंने कहा एक्सेस टू मार्केट, मार्केट को एक्सेस देना है, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए कि हम टेरिफिकेशन का कंसेप्ट लेंगे और टेरिफिकेशन में ये करेंगे कि हमारे टेरिफ घटाते घटाते जो है 6 से 10 साल के बीच में 36% से धीरे धीरे 24% और ऐसे करके हम इसको टैरिफ जो है बिल्कुल कम कर देंगे ताकि दुनिया की भूखमरी मिट जाए। मुद्दा यह था कि भाई दुनिया में कई जगह अनाज सड़ रहा है पड़ा पड़ा कई लोगों के पास में, तो क्यों नहीं हम ट्रेड कर लें। तो ट्रेड करने के बाद में एक्सेस टू मार्केट का कंसेप्ट आया, लेकिन एक्सेस टू मार्केट का जो है फ्री हैंड नहीं आया, फ्री हैंड नहीं आया। और इन्होंने एक एग्रीमेंट इसमें और किया जो फ्री ट्रेड के नाम से किया। उस एग्रीमेंट पे इंडिया ने खैर साइन नहीं किए, वो मल्टीलेटरल था, आपस में कुछ देशों का किया, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया से किया, कुछ हमारा यूक्रेन से था, कुछ भी रशिया से था। इस तरह से हमने आपसी तो किए, लेकिन हमारा फ्री ट्रेड का जो है फुल कोई भी ट्रेड कर पाए इसके अंदर। तो पहला था एक्सेस टू मार्केट। बाद में इनका यह था कि भाई मार्केट की एक्सेस के बाद में जो भी अनाज पैदा करने वाले लोग हैं और उन अनाज पैदा करने वाले लोगों को डोमेस्टिक सपोर्ट का क्या सिस्टम रहे, क्योंकि किसी देश के पास बहुत पैसा है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देगा तो उसका अनाज तो उसको तो सस्ते में पड़ेगा, सस्ते में पड़ेगा तो फिर मार्केट जो है, ट्रेड जो है डिस्टोर हो जाएगा। तो ट्रेड को डिस्टोर नहीं होने के लिए एक थीम बनाई भाई, ट्रेड जो है वो डिस्टोर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ट्रेड डिस्टोर नहीं हो और डोमेस्टिक सपोर्ट जो है वो किस तरीके से उसका मैकेनिज्म क्या हो, मार्केट को एक्सेस की करे, ये हमारा एक मोटा मोटा आया। तीसरा ये आया कि एक्सपोर्ट की सब्सिडी क्या हो, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी सब्सिडी का सिस्टम क्या हो। ये सारी बातें आने के बाद में अब हमारे पास में जो बात बची थी वो बात ये बची थी कि दुनिया के किसान इक्वल लेवल फील्ड पर पूरा सबके लिए बराबर का ढांचा होगा, अनाज पैदा करेंगे और अनाज को कमोडिटी घोषित करेंगे और वो ट्रेड करेंगे। अब इक्वल लेवल के अंदर ये हुआ कि अमेरिका, भारत, अफ्रीका के देश और यूक्रेन जैसे गेहूं पैदा करने वाले देश या जहां पे इस तरह का फसल ज्यादा होने का जो है सिस्टम, उन लोगों को इक्वल लेवल फील्ड के अंदर नापने का करका कहा। तो जो इक्वल लेवल फील्ड के अंदर ये 3 जो डोमेस्टिक सपोर्ट की सीमाएं बांधते हुए जो लोग काम करेंगे उनको ट्रेड में शामिल डाला जाएगा, बाकी उनको ऊपर बंदिश लगाई जाएगी। ये WTO की शर्तों के तहत, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शर्तों के तहत हमारा ये जो है वो एक्सपोर्ट का हुआ, इनकी सब्सिडियां भी तय हुई, डोमेस्टिक सपोर्ट का मैकेनिज्म तय हुआ और एक्सेस मार्केट का होगा तो उसके टैरिफ कैसे क्या होंगे, ये कानून बने, ये AOA है। अब एग्रीकल्चर का जो एग्रीमेंट है वो जाने बिना हम किसी किसान के फायदे या नुकसान की बात सोच नहीं सकते, क्योंकि भारत का किसान भी WTO के इस एग्रीमेंट से बंधा हुआ है, भारत ने साइन कर चुका है। अब इस साइन के अंदर बात में आए तो मैंने जो आज टॉपिक रखा था ये था कि भाई WTO का क्या अड़ंगा है MSP देने के अंदर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट देने के लिए इन्होंने कहा कि भाई डोमेस्टिक सपोर्ट का हम मैकेनिज्म तय करते हैं, जिसके अंदर 3 बॉक्स बना दिए इन्होंने। वैसे तो 4 है, एक S एंड D भी है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल, लेकिन 3 मुख्य रूप से हैं, जिसका कलर के हिसाब से दे दिया ग्रीन, ब्लू और एम्बर। ये बत्तियां होती है उसके हिसाब से दे दिया कि हरी बत्ती है, इसका मतलब आप कुछ भी फ्री हैं आप। हरवीर जी आ गए, तो हरवीर जी हम यहां तक टाइम बाउंड 2 मिनट हमारे ज्यादा हो रहे थे, तो हमने अभी तक जो बात किया था AOA के ऊपर, उसके अंदर हमने एक्सेस मार्केट, डोमेस्टिक सपोर्ट का मैकेनिज्म और एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में थोड़ा सा हमने वर्णन किया और डोमेस्टिक सपोर्ट का मैकेनिज्म के ऊपर बात हमारी आई थी। और डोमेस्टिक सपोर्ट के अंदर ग्रीन, ब्लू और एम्बर बॉक्स के मायने थे, वो हम इस लेवल तक पहुंचे थे। एम्बर बॉक्स के अंदर MSP है, सीड के ऊपर आप सब्सिडी दे रहे हैं वो है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रहे हैं वो है, और बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं ये है, इस बक्से के अंदर ये है।
और दूसरा ब्लू बॉक्स है, उसके अंदर प्रोडक्शन की लिमिट बांध करके ये बात आई। तीसरा जो ग्रीन बॉक्स का था, तो हमने एमएसपी के ऊपर जो सवाल खड़ा किया था, वो सवाल ये था कि भारत सरकार एग्रीमेंट एओए पे साइन कर चुकी है, जिसके 3 पिलर थे कि मार्केट को एक्सेस देना था, टेरिफिकेशन इनको घटाना था 6 से 10 साल में, तो वो सिस्टम तो चल ही रहा है। दूसरा, इनका डोमेस्टिक सपोर्ट का जो मैकेनिज्म था, उसके अंदर भारत सरकार जो है ज्यादातर एम्बर बॉक्स को क्यों यूज कर रही है, ग्रीन बॉक्स में हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये हमने सवाल खड़ा किया था। ग्रीन बॉक्स के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट किए हैं। ग्रीन बॉक्स में आप आर&डी को ले लेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेंगे, ये आपके डिजीज और पेस्ट का कंट्रोल है वो ले लेंगे, ट्रेनिंग पार्ट है इस एग्रीकल्चर संबंधी वो सारा आएगा, एक्सटेंशन और एडवाइजरी पार्ट पूरा आएगा, इंस्पेक्शन सर्विसेज आएगी हेल्थ और सेफ्टी के लिए, मार्केटिंग के प्रमोशन सर्विसेज भी आएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी आएगी। किसान के लिए आप कोई सड़कें हैं, बिजली का जो है रेटिकुलेटर का मतलब जाल बिछा रहे हो, ये है, ये आपके इलेक्ट्रिक रेटिकुलेशन, रोड, पोर्ट, वाटर सप्लाई, डैम और ड्रेनेज, ये भी आएंगे, और एनवायरमेंट प्रोग्राम आएगा। ये ग्रीन बॉक्स के अंदर है। अमेरिका इसका यूज करते हुए या दूसरे देश है बहुत भारी सब्सिडी इसमें दे रहे हैं। भारत सरकार इलेक्ट्रिक का रेटिकुलेशन कर रही है, जाल बिछा रही है तो पैसे पहले ले रही है, रोड में टैक्स बना के दे रही है, वाटर सप्लाई, ये सारा जो कुछ भी काम है जो फ्री करके देना चाहिए। इसके सिवाय वो वोट बटोरने की हमारा सोच है, वोट बटोरने के तहत ये एम्बर बॉक्स के अंदर अपना रखती है, जिसमें एमएसपी, सीड और इधर हम किसानों के यूनियन के भी कई साथियों से था, तो उन्होंने कईयों से मेरी बात हुई कि आज काम है तो आप उसका रिकॉर्डिंग कर दें। आज का हम रिकॉर्डिंग करके इनको भी भेजेंगे। मैंने योगेंद्र यादव जब मुजफ्फरनगर आया था उससे भी मैंने सवाल किया था, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आ पाया था, तो हमने आपको इनवाइट किया, और भी हम कई लोगों को और जोड़ के इसका क्लियरिफिकेशन चाहेंगे कि जब हमारा ग्रीन बॉक्स जो है इन बातों के अंदर, तब आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड पैसे दे दो, पेस्ट एंड डिजीजेज के कंट्रोल के अंदर दे दो, ट्रेनिंग पार्ट दे दो, एक्सटेंशन एग्रीकल्चर के दे दो, नहीं देने के सिवाय आप एमएसपी की मांग ही क्यों करे किसान यूनियन, और मांग करे तो इसका कोई नाम और हो जाए। जैसे भारतीय किसान संघ ने लाभकारी मूल्य एक शब्द डाला है, तो जिसका मुझे फंडामेंटली कोई क्लियर नहीं है कि क्या है, क्या स्थिति है, लेकिन वो एक अपना मिशन है उनका, अपने तरीके से बात का कोई एक साइड बाई करना था कि हम अलग दिखे। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम एमएसपी मांगे क्यों। हम एमएसपी के सिवाय क्या ये नहीं मांग सकते जो ग्रीन बॉक्स में है? ये मेरा मोटा मोटा सवाल है। अब आप अपनी बात को रखें हरवीर जी, समय भी आप शायद कम दे पाए, तो हम चाहेंगे कि आप जुड़े रहें, तो और भी कोई सवाल आएगा इसके अंदर, क्योंकि हमने जो कुछ भी है ये पीडीएस सिस्टम भी इस ग्रीन बॉक्स का था पीस क्लोज के अंदर, और इस तरह से हम कोई ऐसा क्यों नहीं डेवलपमेंट का पार्ट करें एग्रीकल्चर का जो ग्रीन बॉक्स में आए? क्यों हम इनको ये खैरात बांटे, सब्सिडियां दें, खाद भी दे करें, फिर हमें वहां से कोई ओरमा मिले? इस बात पे आप क्या व्यू रखना चाहेंगे? क्या वाकई भारत सरकार गलत कर रही है, या भारत सरकार दिखावा कर रही है, या भारत सरकार किसी न किसी मायने में वोट की राजनीति कर रही है, या भारत सरकार के पास पैसे नहीं है ग्रीन बॉक्स में जाने के लिए, ये तो कुछ करने के लिए? ये जो कोई भी दूसरा ढांचा खड़ा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, वो किसी अन्य टैक्स से खड़ा कर रही है, तो वो किसानों के बेल्ट में क्यों नहीं कर रही है? इस पे आप अपना व्यू पॉइंट रखिए हरवीर जी। असल में देखिए, आपने सही कहा कि जो सब्सिडी वाला जो फैक्टर है कि उसको अगर लिमिट करें और बाकी ऑप्शन बढ़ाएं, कि जो डब्ल्यूटीओ के जो कंपल्सन है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के, उसमें हम लोगों पे दबाव ना आए। ये तो फैक्ट है कि जो सब्सिडी का है वो एक क्राइटेरिया है उसमें कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसका जो वैल्यू है उसका 10% से ज़्यादा आप नहीं दे पाएंगे। दूसरे, एक्सपोर्ट को लेके भी कंपल्सन आ रही है कि आप एक्सपोर्ट भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ओवरऑल प्रोडक्शन का 15% के करीब डब्ल्यूटीओ अब बात कर रहा है कि लिमिट कर देना चाहिए। और हमें इस बार थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि हमारे पास स्टॉक्स थे ये फूड ग्रेन के, वीट के, राइस के, और उसके अलावा शुगर और आपका कॉटन, ये सब थे, और वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो पहला तो ये है कि मुझे लग रहा है कि
जो एक्सपोर्ट का ओवरऑल मसला है वो फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद तो नहीं है, क्योंकि वो तो सारा बेनिफिट ट्रेडर लेके जा रहा है, या जो एग्री बिजनेस में जो कंपनियां आ गई हैं वो लेके जा रही हैं। कोई फार्मर ऑर्गेनाइजेशन मुझे कोई एक्सपोर्ट करता नहीं दिखता कि वो वापस जो है पैसा बैक का वापस फार्मर्स के पास किसी रूप में आ रहा हो। अब पिछले साल वाला जो खरीदा गया वो एक्सपोर्ट हुआ, सबको पता है कितने लोगों को एमएसपी मिला, एमएसपी भी नहीं मिला, तो वो सस्ता था, आपने बेचा 1800 1900, वो जा रहा है 3000 3500 4000, तो फायदा तो कोई और ले रहा है और सभी में ले रहा है। अभी भी आप देख लो किसी भी कमोडिटी में। तो उसका एक देखिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं तो मानता हूँ कि फार्मर सेंट्रिक पॉलिसी ही नहीं है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके सेंटर में फार्मर का वेलफेयर या उसका वेलबींग या उसको इकोनॉमिकली साउंड करना वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी एग्रीकल्चर पे एक होलिस्टिक पॉलिसी नहीं है जो कि उसका प्रोडक्शन से लेके और उसका लाइफ जो है और उसके जो दूसरे खर्चे हैं, इनपुट कॉस्ट है और जो रिमरेटिव प्राइस है उसे मिलता हो, उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे सपोर्ट करें और जहाँ दिक्कत हो उन दिक्कतों को हटाएं। अभी भी लग रहा है मुझे कि अभी जो चालू रबी सीजन हमारा है इसमें जो गेहूं की खरीद का टारगेट है 444 लाख टन, वो पूरा नहीं होगा। 300 से नीचे गाड़ी अटक जाएगी और हो सकता है ये एक्सपोर्ट बैन होने के लग जाए। हालांकि अभी कल परसों फीड आए हैं कि भाई 35 से 40 लाख टन के सौदे ऑलरेडी हो चुके हैं अप्रैल से मई उसके बीच में। लेकिन अभी भी आप देखो कि दाम चना तो आपका एमएसपी से नीचे बिक रहा है, और हम दालों का इंपोर्ट भी करते हैं, चने को दाल भी कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, सरसों में जरूर थोड़ा ठीक दाम है, लेकिन मौसम जो बारिश वारिश हुई जनवरी फरवरी में उससे नुकसान भी हुए हैं। अभी भी जो सडनली जो आपका ये टेम्परेचर राइज हुआ है, मुझे नहीं लगता गेहूं का प्रोडक्शन 10 से 15% से कम ना घटे, इससे ज़्यादा भी घट सकता है। क्योंकि जो लेट सोइंग होती है दिसंबर वगैरह में, खासतौर से यूपी में, वेस्टर्न यूपी में जो गन्ना काट के बोते हैं और इधर ईस्टर्न यूपी में, तो जब टेम्परेचर पिछले बल्कि 10-15 दिन से 40% इसके डिग्री के आसपास घूम रहा है, तो जो ग्रेन फॉर्मेशन फिलिंग और जो ये है तो वो तो उसका श्रिंक होगा ही होगा। और अभी भी जो थोड़ा बहुत डाटा आ रहे हैं एकदम इनिशियल, वहाँ पे प्रोडक्शन शॉर्ट नीचे जा रहा है एवरेज से। तो एक तो ये नुकसान है, इसका कभी कोई नहीं सोचता कि ये जो क्लाइमेट और या वेदर चेंज की वजह से जो नुकसान है उससे कंपनसेट करें। अब जैसे आपने कहा वही ग्रीन बॉक्स, आप क्लाइमेट का जो प्रॉब्लम है उससे मिटिगेट करने के लिए तो कुछ करते नहीं है, आप ऊपर से कह रहे हैं भाई धान मत उगाओ क्योंकि उससे ये ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, अब जानवर मत पालो उससे भी होता है। तो ये तमाम सारे ऐसे गुर्गे आगे हैं जो कि एनवायरनमेंट के नाम पे ये सब एग्रीकल्चर को धकेल रहे हैं। और ये COP26 में भी बात हुई, और हमारे यहाँ बाबू और जो मिनिस्टर हैं वो वही गाते हैं जो उन्हें इस तरीके के लोग समझाते हैं कि खुद तो मेहनत करते नहीं है ना। हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में आप बताइए कि एक WTO सेंटर काम करता है कॉमर्स मिनिस्ट्री में, और ये हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर विश्वजीत धर, हमारे लिए लिखते भी है रूरल वॉइस पे, हमारे फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने सेटअप किया था। उसमें क्या काम होता है, उसका कोई पेपर पब्लिक नहीं होता, उसमें जो हमारे फार्मर्स के जेन्युइन इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए क्या हुआ। अब जैसे आपने कहा कि हम लोग उसका जो वैल्यूएशन करते हैं बेस रेट का, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते कि भाई ये गलत है, पुराना जो टाइम था उसके हिसाब से रेट ठीक नहीं है। तो सवाल है कि कोई गंभीर नहीं है। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने कर लिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट, तो बताइए क्या वाइट पेपर आया, क्या कंसल्टेशन हुआ फार्मर्स ग्रुप से या फार्मर से कि भाई कल को ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ पे गेहूं या चना या दूसरे प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के धकेलेगा और 5 साल बाद न्यूजीलैंड भी घुसेगा डेयरी प्रोडक्ट लेकर के, अभी तो नहीं घुसेगा, तो फिर आपके डेयरी फार्मर्स का क्या होगा। तो ये है कि आपको इतना बड़ा सोचना पड़ेगा। दूसरे ये आप देखिए कि आपने जैसे बहुत सारे ऑप्शन किए कि सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो बजट है इस साल का एग्रीकल्चर का, उसमें कैपिटल कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अरे वो तो लोन है 1 लाख करोड़ का और उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी है थोड़ी सी, तो आपने कुछ तो खर्चा किया नहीं। आप बताइए कौन सी मंडी का आपके आसपास इंप्रूवमेंट हो रहा है। और विज्ञापन आज भी छपा है कि इतने करोड़ फार्मर इनाम से जुड़ गए, इससे जुड़ गए, उससे जुड़ गए। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या हो रहा है,
बल्कि अब तो जैसे पिछले दिनों हरियाणा से जब चिट्ठियां आई थी कि जो साइलोज बनाया फार्मर को कह रहे हैं वहां लेके जाओ, साइलोज पे क्यों जाए भाई, उसके घर के पास क्यों नहीं प्रोक्योरमेंट करते आप 2 किलोमीटर के दायरे में, उसका टाइम नहीं है, उसके रिसोर्सेज एक्स्ट्रा खर्च नहीं होते हैं। दूसरी, देयर इज नो सिंगल मार्केट, यूपी का फार्मर हरियाणा में नहीं बेच सकता, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जो है, तो क्योंकि आप करते ही नहीं है, आप बदहाल हो रही है मंडियां। और जो जहाँ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग और ये सब होना चाहिए, मॉइस्चर के नाम पे ये सब तंग करते हैं कि साहब फॉरेन मटेरियल ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा, 4 बार चक्कर लगाता, 5वीं बार बनिया को बेच देता। तो ना फार्मर्स अवेयरनेशन के लिए काम होता, आपने कहा ये एक्सटेंशन पे काम होना चाहिए। अब एक्सटेंशन को एक नया बिजनेस बनाना चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी, वो आपको पैसे दे के आपको सलाह देंगी एक्सटेंशन का कि कब आपको फसल ग्रो करनी है, कब आपको फर्टिलाइजर लगाना है, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसमें दोनों इंटरेस्ट है। तो अभी मैं अभी 2 दिन पहले मेरा एक प्रेजेंटेशन था, ये नेशनल डायलॉग ऑन इनोवेशन इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वे फॉरवर्ड, उसमें दुनिया भर के लोग आए थे, 2 दिन का, परसों और कल में था। तो अब मैं देख रहा था वहाँ पे जो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनका जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, उसमें 7,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं, और वो फार्मर का ओवरऑल जो बेनिफिट है सारे देखता है, सोशल इश्यूज भी देखता है, फार्मर्स के सुसाइड को मिटिगेट करने के लिए भी काम करता है, उनकी हेल्थ पे भी काम करते हैं वो लोग जो है। तो इतना बड़ा उनका नेटवर्क है, उनके यहाँ विजिट होती है कम से कम 1 लाख फार्मर्स की एक महीने में। तो सवाल है कि जहाँ इतना बड़ा एक यूनिवर्सिटी काम, आप देखो हमारे आसपास जो यूनिवर्सिटी है हमारी एग्रीकल्चर की, वो क्या करती है, फंड ही नहीं है उनके पास। इस बार जो आईसीआर का जो बजट है जो दिया है, पिछले साल का एग्जैक्टली पॉइंट भी, जो डेसिमल के बाद के पॉइंट भी चेंज नहीं किए, और उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर 0 है। तो सवाल है कि भाई आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतने दिनों से बात हो रही है कि जो एग्रीकल्चर जीडीपी है उसका 1% होना चाहिए, तो आप करते ही नहीं है। तो सवाल है कि जब इंटेंशन ही नहीं है, आप काम चलाओ, आपने इतना सारा 2-3 साल में अच्छे स्टॉक्स बनाए, फूड ग्रेन की उत्पादन ठीक हुआ, बारिश वारिश अच्छी हुई, आपके पास था, आपने फ्री में बांट दिया। अब ये फ्री में बांटना भी तो फार्मर्स के अगेंस्ट जाता है ना। आप देखिए ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है, 70 लाख टन जो गेहूं एक्सपोर्ट हुआ, या 150 लाख टन से ज्यादा जो चावल एक्सपोर्ट हुआ, आधा तो इसमें यही है, फ्री वाला, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इतने बढ़िया इन्वॉल्व है। अगर आपकी एक चीज फ्री की मिल रही है और बाजार में भाव उसका 20 रुपया है, तो भाई जिस जिसका लालच होगा सब बेचेंगे उसमें। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्टली फार्मर के मार्केट को हिट करता है, उसके लिए जो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है उसके प्रोडक्ट की। क्योंकि जब लोगों को फ्री में और 2 रुपया 3 रुपया मिल रहा है, तो उसके प्रोडक्ट के दाम कोई ज्यादा क्यों देगा। या लोग जो पहले ये होता था कि जो जरूरत का फूड ग्रेन या दूसरे प्रोडक्ट खरीद लेते थे जब फसल आती थी, अब वो खरीदते ही नहीं, क्योंकि उनको पता मुझे तो मिल रहा है 2 रुपए में, 1 रुपए में या फ्री में। तो इतना कॉन्ट्राडिक्शन है इन इश्यूज पे, और इसीलिए फिर क्या है कि दूसरे देश इसका फायदा उठाते हैं। अब जो है आपको, आप देखिए कि शुगर पे लेकर के, शुगर एक्सपोर्ट पे 25-30 देश आपके अगेंस्ट गए, आपके अगेंस्ट जो है उन्होंने ऑर्डर इशू किया, और वो तो अभी वहां पे जो मेंबर है डिस्प्यूट रिजल्ट इसके सेटलमेंट बोर्ड में, उसमें नहीं है आर्बिट्रेशन के, इसलिए वो ऑर्डर अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ। उनका जो ऑर्डर का जो रिसर्च है, उसमें एक एक हमारे जो राज्य हैं वो क्या करते हैं शुगर केन में, कैसे पैदा होता है, कितनी सब्सिडी देते हैं, कितना एरिया है, क्या एसएपी है, क्या एफआरपी है, कितना प्रोडक्टिविटी है, पूरा का पूरा इतना बढ़िया डिटेल है, हमारे पास नहीं है, हमारे मंत्रालयों के पास नहीं है। उन्होंने यहाँ कमीशन किया। तो सवाल है कि जब हम गंभीरता से काम ही नहीं करते, अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बताइए कि हमारे फार्मर्स जो नए सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उनकी जमीन लेकर के, वहां पर अपने गांव के पास में फ्री में जाने के लिए लड़ते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। तो जबकि वो भी तो डीजल पे भी सरचार्ज भी दे रहा है रोड का, एनएचएआई में जो जाता है। और तो क्या है कि अब एक तमाशा हो गया कि आप कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो उसमें पैसा बनाएंगे, 20 साल तक उस पर वो चार्ज लेंगे, और वो इन्फ्लेशन के साथ उस पर आपका जो ये है ये बढ़ेगा, टोल बढ़ेगा। अब आप देखिए कि अगर इन्फ्लेशन ही बढ़ाना तो व्हीट पे कितना एमएसपी बढ़ा भाई, 5.5%, 6% इन्फ्लेशन चल रहा है एक साल से, 10 महीने से ज्यादा हो गए, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, तो उसी का ख्याल कर लेते। और अब तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज्यादा है, तो अब बढ़ा दो यार 50 रुपया 100 रुपया अब प्रोक्यूरमेंट के टाइम पे। अब तो आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका तो सारा बिक जा रहा है उसमें। तो सवाल है कि एक प्रोडक्ट की बात नहीं है। अभी आप देखिए कि
ऑयल सीड में हम कितना थोड़ा बहुत जो प्रोडक्शन करते हैं, इनोवेशन पे कोई काम नहीं हो रहा, रिसर्च पे कोई काम नहीं हो रहा। तो सवाल है कि, और ये हमारा प्रॉब्लम फार्मर्स का भी है कि फार्मर्स की कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अपना रिसर्च वर्क नहीं करती। आप देखिए जो इंडस्ट्री की बॉडी है दिल्ली में, तो 5 चैम्बर तो दिल्ली में ही है, उनके यहाँ हर चीज पे रिसर्च होता है, अपने पेपर तैयार करते हैं, सरकार के सामने प्रेजेंट करते हैं, उनका एक्सेस भी है, उनको बुलाते भी हैं अपने यहाँ और अपनी बात मनवा लेते हैं। अब जैसे आपने ही कहा कि आपने उनसे पूछा, योगेंद्र यादव से पूछा, बाकियों से पूछा, तो मेरा पॉइंट है कि कोई जब किसी भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसर्च विंग ही नहीं है, किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करने के लिए उनके पास डाटा नहीं है, और वो ठीक से जो विषय है और जो प्रावधान है नियमों के, कानून के, उसको समझ के उनके हिसाब से नहीं रखते। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल से पूरा देश फर्टिलाइजर क्राइसिस पे जूझ रहा है। ठीक है, पिछली बार खरीफ में फर्टिलाइजर नहीं मिला, जून में जाके सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई, तब तक आपका गन्ना तो बो दिया था ना महंगे सस्ते में, 1800 रुपए का खरीदा आपने, 1200 रुपए का बैग। ठीक है, उसके बाद फिर रबी का सीजन है, तब क्राइसिस हो गई, तब आपने जाके अक्टूबर के बीच में बढ़ाया, कौन इंपोर्ट करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मुश्किल से 30 लाख टन डीएपी है, हमने एक कल ही स्टोरी किया है, आपका जब जरूरत बढ़ेगी तो 8-10 लाख टन रह जाएगा, कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा, 1.5-2 महीने से कोई इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ाई नहीं, नवंबर से कंपनियां घाटा सह रही है, और वो कह रहे हैं हम घाटा सह के हम क्यों इंपोर्ट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जो सब्सिडी वाला भी मसला है ना, एक तो सब्सिडी को रिप्लेस नहीं कर सकते आप किसी दूसरी जगह, मतलब जो जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी है, क्योंकि हमारी 100% डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे, हमारे यहाँ कुछ नहीं पैदा होता, यूरिया के लिए गैस इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आप इसको किसी दूसरी चीज पे डालेंगे, लेकिन जब वोलेटिलिटी आएगी, जैसे अभी यूक्रेन वॉर की वजह से प्राइसेस करीब 1.5 गुना बढ़ गए और 1 साल से करीब 3 गुना बढ़ गए, तो उस वक्त जो है फिर आप क्या करेंगे, वो कहेंगे साहब उस बॉक्स में देखेंगे अगले साल क्या करना है। तो ये तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से जो इनपुट कॉस्ट है वो तो कम रहती है इसमें। मैं मैं तो सर थोड़ा मैं डॉक्टर अनिल को ले लूं, आपकी बात यहाँ आकर टिकी है कि सब्सिडी तो हमारी रहे, लेकिन एमएसपी की मांग जिनाई ने, इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। डॉक्टर अनिल मुझे ये बताएं कि जैसे यूनिवर्सिटी की बात चली, आप यूनिवर्सिटी में है, आर&डी का है, ट्रेनिंग का है, एक्सटेंशन का, जैसे कहा हरवीर जी ने, एडवाइजरी है और इंस्पेक्शन, इनके मामले में किसान वर्ग क्या बात करे। भाई ये ग्रीन बॉक्स के काम है, यूनिवर्सिटीज को पैसे नहीं, तो आप लोग इसमें क्या अपना कोई सबमिशन, कोई ऐसी मीटिंग या ऐसा सरकार के कोई डिमांड किसानों के साथ लग करके, यदि ग्रीन बॉक्स के अंदर ये बता, जैसे एक्सटेंशन का कहा कि मार के आके ज्ञान बांट रहे हैं, ये बात हम कहाँ कहीं ले जा सकते हैं क्या? 2-5 मिनट में आप अपनी बात करो, क्या फिर मैं वापिस हरवीर जी के पास जाऊंगा कि सीधा हरवीर जी मेरा सवाल एक ही रहेगा कि एमएसपी की डिमांड करें या नहीं करें, क्योंकि एमएसपी उस बॉक्स में आ रही है। अब उस बॉक्स में आ रही है तो सब्सिडी तो आपने तय कर दिया कि सब्सिडी के बिना तो, चूंकि सारा ही माल बाहर से आ रहा है, तो बिना सब्सिडी के आप पैदा ही नहीं कर रहे हो, तो करोगे क्या? जब सब्सिडी तो देनी पड़े तो 10% में अंदर सिर्फ सब्सिडी कंज्यूम हो जाए, तो फिर एमएसपी कहां पैदा रही? तो एमएसपी को हम क्या करेंगे, इस बात में डॉक्टर साहब को सुन लेते हैं, डॉक्टर अनिल को, फिर आप थोड़ा इसको मुझे क्लियरफाई करना कि एमएसपी का जो एजेंडा है इसको रखें या नहीं रखें, या किसान यूनियन से बात करें कि भाई आप यहां मत टिकिए, आप इसका जगह आप ग्रीन बॉक्स को खोलिए, इसमें से कुछ लेगिए, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसानों को भी ट्रेडिशनल नॉलेज में डालते। डॉक्टर अनिल बात रखिए अपनी बात में, मैं महाराज जी, सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। एक जो ग्रीन बॉक्स में जो हम बात करते हैं, जब हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा देते हैं, वो ग्रीन बॉक्स में आता है। ऐसे ही अमेरिका और जो दूसरे देश हैं अपने किसानों की सहायता इसी प्रकार करते हैं, फिक्स अमाउंट किसानों को दे दिया जाता है। जब ये दी गई चीज, फिर पहले थोड़ा सा इसमें मिसमैनेजमेंट हुआ कि किसको दी जाए, किसको ना दी जाए, किसको किसान माना जाए, किसको ना माना जाए। फिर उसके बाद आया कि सभी को दिया जाए। तो किसान क्या उसको भी माना जाए जिसके नाम से जमीन है, वो ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, या किसी उसका आय का साधन है, या किसी कॉर्पोरेट ने जमीन ले रखी है, क्या वो भी किसान होगा? तो इस तरह की बातें आई और उसको अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाई गवर्नमेंट।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्रीन बॉक्स के अंदर जो अगर पैसा की इन्वेस्टमेंट रहे, तो दूसरी इन्वेस्टमेंट जो जैसे आर.सी. मखनोत्रा जी जम्मू से कहते हैं, कार्बन क्रेडिट्स का पे कीजिए आप। तो कार्बन क्रेडिट्स के अगर पे करें और साथ साथ ये कंडीशन रहे कि एग्रीकल्चर रेजिड्यूज जो कार्बन ऑलरेडी हमने फिक्स किया, उसको वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने की बजाय या दूसरे केसेस में कन्वर्ट करने के बजाय आप उसको खेत के कार्बन में ही कन्वर्ट कर ले जाए वापस। तो एक ये चीज अगर उसमें भी पैसा मिले तो ये ग्रीन बॉक्स में ही पैसा जाएगा। तीसरा जो एम्बर बॉक्स की पैसे बात आ रही थी कि हम अगर एमएसपी देते हैं, किसी खाद पर सब्सिडी देते हैं, ऐसा करते हैं, तो वो आप उस पर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा सलमान राम जी ने मुझसे पूछा कि रिसर्च और एक्सटेंशन और जो ट्रेनिंग्स हैं उसके ऊपर जो पैसा आता है, हाँ वो ग्रीन बॉक्स नहीं आता है। और ठीक है, इससे अभी हो सकता है डायरेक्ट एकदम से फायदा ना हो, पर धीरे धीरे आने वाले टाइम वक्त में इसका बड़ा महत्वपूर्ण फायदा रहता है। और इस चीज के हम देख चुके हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, इस वजह से हमने जो 20-25 मन पर एकड़ की पैदावार गेहूं की करते थे, आज हम 70-75 मन एकड़ की पैदावार पर आ गए हैं। तो वो सब इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से आया जो गवर्नमेंट ने इस पर इन्वेस्टमेंट की। तीसरा जब बात करते हैं जी कमोडिटीज की, तो कमोडिटीज में आपने बड़ा अच्छे से कहा कि WTO अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट के हिसाब से रहेगा कि किसान जहां बेचना चाहे वहां बेचे, या जो भी एक मार्केट की एक्सेस हो जहां आप बेच के, वो WTO ने कहा। तो ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जैसे SPS है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, ये चीजें भी उन्होंने इसमें ऐड कर रखी हैं। तो जो दूसरे देश हैं जिनका इनके ऊपर बहुत बड़ा वर्चस्व है, वो इस सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, ISO और जो दूसरे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इनका करके, इनका वाला दे करके कुछ प्रोडक्ट्स जिनसे नहीं लेने होते, जिनसे रिजेक्शन करनी होती है, उनका रिजेक्शन कर देते हैं। और उसके बाद जो किसान है, लोकल गवर्नमेंट जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसी के ऊपर निर्भर रह जाता है। और जब निर्भर रह जाता है तो उसकी जो सहायता है वो एम्बर बॉक्स के तहत ही की जा सकती है, मैं अलग से नहीं की जा सकती कि उसमें रहेगा। और अभी मैं जब नेस्ले में काम करता था तो हमने देखा ये चीज कि कमोडिटी जो मिल्क पाउडर है, स्किम मिल्क पाउडर एक कमोडिटी डिक्लेयर किया हुआ है। अगर आप 1 किलो स्किम मिल्क पाउडर बनाएंगे तो 9 के आसपास जो है SNF रहती है, सॉलिड नॉन फैट, किसी भी दूध में 9 से कम ही रहती है। तो अगर 9 से कम के दूध में अगर आप 1 किलो बनाना चाहेंगे तो 11 से 12 किलो दूध के आसपास लगेगा, रॉ मटेरियल जो है, जिसमें कि आप स्किम मिल्क बना सकते हैं। और 12-13 किलो का दूध में 30 रुपए किलो के भी दूध के हिसाब से भी करूँ तो 350 रुपए का तो दूध हो गया, उसकी प्रोसेसिंग चार्जेस अलग है। बट जो कमोडिटी के तहत इंटरनेशनल मार्केट से जो स्किम मिल्क पाउडर आता है वो 198 रुपए पर केजी के हिसाब से आज भी आ रहा है। और 198 रुपए पर केजी के हिसाब से आज आ रहा है, तो उसके जो बड़ी बड़ी कंपनीज तो उस मिल्क पाउडर से मिल्क कन्वर्जन कर लेती हैं, बट छोटी कंपनीज नहीं कर पाती हैं, और उस वजह से नहीं भी करना भी नहीं चाहिए वैसे उसको। बट फिर वो गेम है उसमें, इसीलिए हम बातें करते रहते हैं कई बार कि जी हमारी प्रोडक्शन तो इतनी है, प्रोडक्शन कम होती जा रही है और कंजप्शन बढ़ती जा रही है, और हम फिर भी उस कमोडिटी से, जो मिल्क पाउडर कमोडिटी है, उससे हम अपना मीट कर पा रहे हैं उसको। तो फिलहाल हमें तो है, मैं जहां तक मेरा मानना है, एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, सरकार को ये कन्वे करना चाहिए कि कार्बन क्रेडिट्स और इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और जो सॉइल कार्बन रेजिड्यूज हैं, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ग्रीन बॉक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है वो किया जाए। और किसानों को भी इसी के ऊपर एक बार मांग करनी चाहिए अपनी कि जी हम ये जो चीजें करते हैं उस पर हमें क्या फायदा हो, और इस तरह से रादर देन जस्ट एक MSC की बजाय इस तरह के भी ग्रीन बॉक्स से भी पैसा निकाल करके किसानों की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। धन्यवाद। चलो, मैं एक अरवीर जी, मैंने एक मीटिंग में कुछ 4 बातें लिखी थी, वो मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं। फिर सीधा साधा खड़ा सवाल ये है कि क्या किसान यूनियन MSP की मांग कर रही है, और वो MSP
एम्बर बॉक्स में आ रहा है। तो हमें क्या नया करना चाहिए? जैसे पहला हमने उठाया कि भाई कार्बन क्रेडिट मिल जाए, दूसरा हमने उठाया था कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है किसान का टीके के नाम से, उसके अंदर हम ये जो आईपीआर इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट्स जो का फायदा किसान को भी मिले। क्यों मिले? कि किसान कल्टीवेटर है, किसान ब्रीडर भी है, किसान कंजर्वेटर है। जिस आईपीआर का फायदा वो कंपनी उठा रही है, वो ओरिजिनल पौधा किसान का है, वो ब्रीड करके उसने पैदा किया था, कंजर्व किया था उसने, और फिर कल्टीवेशन भी उसने किया। तो किसान कहीं उसमें आईपीआर के घेरे से बाहर है। कार्बन क्रेडिट की भी मांग हम ला सकते हैं, एमएसपी के सब्स्टिट्यूट बोल रहा हूं मैं। एक सीड सॉवरेनिटी के मामले में था कि कंपनियों का जो एकाधिकार हो रहा है, ट्रूथफुली लेवल्ड बीज का मार्केट अटैच करके इन्होंने यूनिवर्सिटीज को साइड बाई कर दिया। इसके अंदर भी एक किसान मांग करे कि भाई हम जो यहाँ पे जाकर के करें, ये ट्रूथफुली लेवल्ड क्या होता है? वो तो एक किसी ने ठप्पा लगा दिया कंपनी ने कि मैं सत्यपूर्ण कहता हूं कि ये बीज ओके है, इतना परसेंट जनरेटर होगा, कौन किसको देखे। तो इस बात के ऊपर भी हमारी सीड सॉवरेनिटी का मुद्दा भी था। भोजन के मामले में भी हमने उठाया कि भाई किसान जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उस प्राइमरी प्रोड्यूसर को कंपनीज ने इसके अंदर मिल आउट करके और पुश प्रोड्यूस का फायदा दुनिया भर का दूसरी तरह से, जैसे शुगर सैकरीन बढ़ गई, दूसरा बन गया। तो ये जो गोरख धंधा हुआ, ये एफएसएसआई के मार्फत हुआ। इस मामले के अंदर लगाम लगे, इससे किसान की जो प्राइमरी प्रोड्यूसर की चीज में मिल आउट करके बेचने का क्या औचित्य रहा। एक ट्रिप का एग्रीमेंट था जिसमें 27.3 का था, पीपीवी एंड एफआर एक्ट भी बना हुआ। ये बातें हमने उठाई कि भाई एमएसपी के सिवाय हम इन बातों में क्यों नहीं किसानों की मांग के अंदर यूनियन को ले जाए, क्योंकि यूनियन वाले पूरे जुड़ने की कोशिश भी नहीं करते। आज भी मैंने अभिमन्यु का विदेश जी ने काफी कोशिश की, या मैंने पुष्पेंद्र जी को भी फोन किया, एक दो को किया, लेकिन ये टाइम देते नहीं। इनकी एक यूनियन का फंडा बिल्कुल अलग है, एक इंटेलिजेंट ग्रुप को नहीं होता। तो इन बातों को लेते हुए किसान एमएसपी के इस झगड़े में, क्योंकि कमेटी भी बन जाएगी कल को, ये डब्ल्यूटीओ का अड़ंगा भी इसके शामिल रहेगा। तो इसके सिवाय मान लो हम एमएसपी पे हारते दिखें तो क्या ये 5-4 बातें ले सकते हैं? कार्बन क्रेडिट भी है, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, सीड सॉवरेनिटी के अंदर कंपनियों ने जो ट्रूथफुली लेवल्ड बीज मार्केट में अटा पड़ा है, मार्केट 90% वो बीज बिक रहा है, और उनका जो आईसीआर इनकी यूनिवर्सिटीज का साइड में पड़ा है, कहीं नहीं है। तो भोजन के अंदर भी एफएसएसआई को बाउंड करें कि भाई ये क्या तरीका है आपका। और ट्रेड रिलेटेड इंटर जो आईपीआर का है, उसके अंदर एक 27.3 का हमने एक पूरा डिस्कशन किया था सेशन। इसमें किसानों का हक सुनिश्चित होता है, और पीपीवी एंड आईएफआर एक्ट भी बना हुआ जिसपे अभी मोदी सीड के नाम से चेंज करना चाह रहा। ये सारी बातें हम यदि एमएसपी के जगह सब्स्टिट्यूट करें, या फिर जैसा इन्होंने कहा कि भाई 6,000 ही दे रहा मोदी जी, तो दे दे 60,000 दे दे, 6 लाख दे दे। तो वो सब्सिडी जो आप कह रहे हो बाहर से आ रहा है मटेरियल और वो हो रहा है, तो ले लेगा, जेब में पैसा होगा तो जाके खाद चाहे दे देना, सरकार को भी कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ हो नहीं पा रहा है। ये बात तो आपने पहले ही क्लियर कर दी कि भाई हम सेंट्रिक जो है फार्मर के नहीं है, हमारा कोई भी मिशन, कोई भी प्रोग्राम उस लाइन पे नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी डिमांड तो प्रॉपर हो। हम जो एक्टिविस्ट लोग बीच में काम कर रहे हैं, उनकी एक बात तो जाए, वहां तक जाए कि भाई ये मांग भी तो हमारी जगह है। तो इस पे थोड़ा आप 5-7 मिनट में अपना प्रकाश डालें। अरवीर जी। देखिए, मेरा अपना मानना है कि एमएसपी का तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। एमएसपी का जो रिजीम है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और उसके भी जो प्राइस फिक्स होती है उसको और ये करना चाहिए कि जो नहीं, डब्ल्यूटीओ को भी सम्मिलित करो इसमें। नहीं, डब्ल्यूटीओ को ही मैं कर रहा हूँ, तो आपको ये रिकैलकुलेशन करना चाहिए। और डब्ल्यूटीओ का जो इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होनी थी उसमें नया एजेंडा आ रहा है, तो हम अपना जो ग्रुप है G31 वहाँ पे, उसके थ्रू इसको पुश क्यों नहीं करते कि ये 10% का लिमिट क्यों है, और 10% का जो कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है उसको बदलने की ज़रूरत है। तो उसको तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारी परिस्थिति अलग है। हमारे यहाँ स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, हम बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। बड़े देशों में कम फार्मर हैं, वो अपने तरीके से कंपनी की तरह से काम कर सकते हैं। वहाँ कंपनी फार्मिंग भी है, इंडिविजुअल फार्मिंग भी है। तो हमारे यहाँ तो कम से कम एमएसपी है, तो जो 10 बीघे वाला है या 15 बीघे वाला है, 5 बीघे वाला है,
उसने जो उगाया जाके कम से कम मंडी में उस एमएसपी पे बेच तो लेता है जो है, तो उसको बेहतर करना चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए और दाम वो ठीक बढ़ना चाहिए। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि भाई आप जो है एमएसपी ख़त्म करके, क्योंकि देखिए क्या है, जो कार्बन क्रेडिट की बात है, कार्बन क्रेडिट किस चीज़ पे मिलेगा? कार्बन क्रेडिट मिलेगा कि आप जो क्रॉप रेजिड्यू है उसको आप बर्न नहीं कर रहे हैं, आपको वहीं उसी खेत में उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, या फिर आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं कि भाई आपने अपना नए पौधे लगाए, बड़े किए, उससे जो ग्रीन हुआ उसका आपको कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा और कितना वो मिलेगा, कोई तो खरीदेगा। ऐसा तो है नहीं कि कार्बन क्रेडिट के लिए कोई बैंक लगा हुआ है कि वहां जाके जमा कर देंगे, पैसे दे देगा। कार्बन क्रेडिट इज विल बी ए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, कि आपके पास क्रेडिट है, आपको कोई खरीदने वाला चाहिए। कौन खरीदेगा? जो इसमें इजाफा कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेज में, या फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है, तो फैक्ट्री लगा रहा है, तो उनके बीच में तो ट्रेड होगा ना ये। तो और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें अभी जो एक बड़ी सीड कंपनी है मोन्सेंटो माइको का जॉइंट वेंचर है, जो पहले पीटी कॉटन लेके आए थे, तो माइको की एक सब्सिडरी है, वो लोग पंजाब में उन्होंने काम शुरू किया है। उन्होंने अभी 1-1.5 महीना पहले आईआरआई के साथ भी एक एग्रीमेंट किया है, तो वो इसी पे काम कर रहे हैं। बेसिकली वो उसमें एंटर कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि कॉर्पोरेट एंटर कर रहा है, फार्मर का रोल कहाँ है? और उसमें अगर कार्बन क्रेडिट का जो एडवांटेज होगा भी, मॉनेटरी बेनिफिट, उसमें फार्मर को तो पीनट्स मिलेगा, 5%, 10%, सारा वो ले जाएंगे। तो एक तो ये, इसको इसमें के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, मेरा कहने का सीधा मतलब है। दूसरे एक और पॉइंट आपने रेज किया था, जो अभी ये भी बता रहे थे कि जो सैनिटरी फाइट सैनिटरी वाले इशू है, डेफिनेटली जो देश है वो इंपोर्ट को रोकने के लिए इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला आपने कहा कि जो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन फार्मर्स राइट एक्ट भी है, वो तो उसको प्रोटेक्शन देता है कि भाई आप अपने लिए बीज बचा सकते हैं, जो ट्रेडिशनल वैरायटी हमारी है उनके इस्तेमाल पे किसी को रोक नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सवाल है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जो इंस्टीट्यूट्स सीड वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, वो फार्मर्स को क्यों नहीं एंगेज करते प्रोडक्शन करने के लिए? वो क्यों नहीं फार्मर्स कोऑपरेटिव के थ्रू उनकी मार्केटिंग करते? इवन हमारा जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस हैं वो खत्म हो रहे हैं। तराई सीड करके एक था अच्छा खासा, वो खत्म हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप सीधा सीधा प्राइवेट के लिए स्पेस क्रिएट करता जा रहे हैं। और ख़ासतौर से जो ये तो बेसिक सीड है आपके, जो फूड ग्रेन के हो गया, ये सब हो गया। बाकी जो खासतौर से जो महंगे हैं, 50,000 1 लाख रुपए किलो तक के जो वेजिटेबल सीड्स हैं, उन पे तो कहीं उस तरीके से एडवांस में यूनिवर्सिटीज़ और ये सब काम नहीं कर रहे। या आप इस मार्केट को जो है, जैसे कुछ हद तक डेयरी वगैरह में हुआ कोऑपरेटिव के थ्रू, या फर्टिलाइजर में हुआ कोऑपरेटिव के थ्रू, ये फार्मर के राइट्स या फार्मर के हाथ में क्यों नहीं जा रहा है? गवर्नमेंट का इंटेंशन सीधा है कि सीधा प्राइवेट के लिए खोल दो, तो क्योंकि वहाँ पे उनके अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सरकार के इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियन के इन्वॉल्व है। तो सवाल है कि वो है तो यहाँ पे। और अगर आप कहेंगे कि जो फार्मर्स, मैंने पहले भी जैसे शुरुआत की थी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनियन हो या दूसरे संगठन हो, वो उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग के कोई काम नहीं होता है। अब एक इंडिविजुअल आप अभिमन्यु कुहाड़ को बुला लो या पुष्पेंद्र सिंह, तो ठीक है पुराने आए इरमा के हैं और वो बात करते हैं, बट उनको कोई संगठन थोड़ी है, उनके पास कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। तो या तो रिसोर्सेज को पूल करें, आप रिसोर्सेज पूल करके भाई इंडिविजुअल फार्मर कहाँ से देगा, उसकी तो वैसे फाइनेंशियली बहुत वीक कंडीशन है। तो या तो गवर्नमेंट इस तरीके का एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड बनाए, और जहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन उसमें आपस में एसोसिएट होकर के अपना ये विंग खड़े करे, तो आप अपनी बात तो ठीक से रख पाएंगे ना। और ये तब आप एक सेकंड के लिए मैं रोक दूं कि टीके का जो मामला है, ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज से फार्मर को कंजर्वेटर, ब्रीडर और कल्टीवेटर, ये तीनों काम फार्मर कर रहा है। अब टीके के मामले में हम कोई लड़ाई लड़े, जैसे ये फार्मर राइट की जो बात कही, उसके अंदर ट्रूथफुल लेवल्ड बीज घुस गया, जो फार्मर के राइट थे प्रोटेक्शन करने के। तो मार्केट में ट्रूथफुल लेवल्ड का बीज इतना है, 99% वो बीज बिक रहा है। अब इन मामलों के अंदर हम जो है, ये यूनियन वगैरह है, इनको कुछ बातें ये बताएंगे। बेसिक बात की लड़ाई हमें कुछ रिसर्च माइंड से करनी है। जैसे आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी कि हम अपने लेवल पे
चाहे हमारे मिलने वाले लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, साइंटिफिक लोग हैं, उनसे और हमारे किसान का ट्रेडिशनल नॉलेज मिला करके और इन यूनियन को उस लाइन में करें। अब ये झंडे लेके घूमने से, हड़ताल करने से हम कितना कर पाएंगे, ये इसके पहले हमें रिसर्च पे हमें उतरना पड़ेगा। ये बहुत ही मायने की बात आपने कही। आज से हम कोशिश ये करेंगे कि हम इस लाइन को पकड़ें और ये यूनियन के साइड सपोर्टर बनेगा। आप अपनी लीडरशिप करो, लेकिन हमें भी कभी कभी सुनो। तो ये जो ट्रूथफुली लेबल्ड बीज आया, इस पे आप काफी बड़े प्लेटफॉर्म पे भी बैठते हो, तो इस मुद्दे को हमारी ओर से निवेदन रहेगा कि आप कहिए कि ये बीज आया कैसे। ये रिसर्च वाले बैठे, इनको यूनिवर्सिटी वालों की मेरी कई बार मीटिंग हुई, बातचीत हुई, इनका बिल्कुल अलग ढांचा है। ये आईसीआर से लगाते हैं, ठप्पा लगा के बेच रहे हैं, ये अलग वर्ष सर्टिफाइड और वो कोरम में। ट्रूथफुली लेबल्ड बीज एक कंपनी अपने लेवल पे लिख के बेच रही है, और इधर हम जो है यूनियन के मार्फत वो दूसरे तो एमएसपी का एक लाइन पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी लाइनें हम कहीं टच नहीं कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट की भी बात करेंगे तो ट्रेडिशनल नॉलेज की भी तो करेंगे ना। किसान का ट्रेडिशनल नॉलेज इन्वॉल्व क्यों नहीं हो आईपीआर में, ये लड़ाई का मुद्दा नहीं बनता हमारे। इस पे आप क्या कहना चाहें? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे 2-3 मसले अभी है, जैसे आपका ये सीड एक्ट में अमेंडमेंट होना है, पेस्टिसाइड एक्ट में अमेंडमेंट होना है। आप देखोगे जो कॉर्पोरेट है, जिनके फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, वो दिन रात लगे हुए हैं मिनिस्ट्रीज में और उसमें। तो ये जो फार्मर्स बॉडी है वो क्यों नहीं टेकअप करके इन मसलों पे अपनी तरफ से बात करती? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जब आप अमेंड करें, जैसे आपने कहा कि भाई फार्मर्स का जो शेयर है, जो उसके नॉलेज है, अरे भाई आप उसको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करोगे तो कम से कम दाम तो कम करोगे उसके लिए कि ये उसका इस लेवल पे उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका ये प्राइस कट होना चाहिए इस नाम पे। तो सवाल है कि आपको उस तरीके का मॉडल लेके, उस तरीके का प्रपोजल लेकर के जाना पड़ेगा। अच्छा, आपके पास क्योंकि मास वो है, सपोर्ट है, तो जो पीछे हमने देखा गवर्नमेंट को बैक फुट पे जाना पड़ा, तो अगर उस तरीके से मजबूती से बात रखी जाएगी तो आपके जो मसले हैं, जो नियम कायदे बन रहे हैं, उसमें आपकी हिस्सेदारी होगी और वो होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो आप है। कंपनी तो एक स्टेक होल्डर है, सरकार एक है। तो सवाल है कि सबसे बड़ा या बायर एक है, कंज्यूमर। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो प्रोड्यूसर है ना, फार्मर हिमसेल्फ, क्योंकि वो बायर भी है और प्रोड्यूसर भी है, तो उसका तो दोनों तरफ जाता है। तो उसका जो जहाँ पर उसके जो होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तो वो उसका हिस्सेदारी नहीं होती। और ये क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, और पॉलिटिशियन तो हमारा बिल्कुल अपना सोच समझ रख के बाहर आता है दफ्तर में, क्योंकि अभी हमारे कॉम्पिटेंट नहीं है। जो भी अगर देखोगे रिपोर्ट, जो आज की जो लीडरशिप है, जो पुरानी लीडरशिप अब से 30-40-50 साल पहले हुई है इन डिपार्टमेंट्स को संभालने वाली, वो विजनरी थे। इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है। इनको तो बाबू एक फाइल पे जो समझाता है उसी पे दस्तखत कर देता है। अपनी कोई मेहनत नहीं करते, अपनी कोई स्टडी नहीं है। उनकी स्टडी तो ये है कि चुनाव कैसे जीतना है और मजे कैसे लेने सत्ता के। उनका और कोई अपने किसी विषय के अंदर कोई गहराई से सोच समझ और अपना खुद का एक इनिशिएटिव लेकर के नई चीज शुरू करने में कोई इंटरेस्ट किसी का नहीं है। खासतौर से जो इन डिपार्टमेंट, आप देखिए एडिशनल चार्ज है। फूड इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो कॉमर्स वाले के पास एडिशनल चार्ज है। ये क्या बेवकूफ़ी है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है उसमें, तो उसके बाद एडिशनल चार्ज है, काम चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो मैं अभी यहीं पे आप लोगों से इजाज़त लूँगा और आगे बात करेंगे इस पे, और आप लोगों की जो संगठन है उनके साथ बात होती है, आप लोग भी इस मसले पर रखिए, मैं भी रखूँगा। हाँ, आप ये थोड़ा सा ट्रूथफुल लेबल्ड वाला बीज है, इस पे थोड़ी सी रिसर्च करना, तब तक हम अपने हरवी हाँ मनीष जी, मैं आपको लेना चाह रहा था। हाँ, थोड़ा सा हरवी सिंह जी से मुझे एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है बेसिकली जी। अभी 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना जो शुगर केन सीड बिल एक्ट है वो लागू कर दिया है, और उस एक्ट के मुताबिक अब जो किसान हैं वो सहकारी समितियों के द्वारा, जो शाहजहाँपुर का जो गन्ना शोध संस्थान है उसमें पंजीकृत उसका करना अनिवार्य हो गया है। और अगर कोई किसान उसमें पंजीकृत नहीं है और वो अपने यहाँ गन्ने का बीज बेचता है तो उसको जेल की सजा होने का प्रावधान है उस एक्ट के अंदर। तो बेसिकली आप ये देखिए कि ये जो सरकार है वो अपने एजेंडे पे, या कॉर्पोरेट अपने एजेंडे पे जबरदस्त तरीके से चालू हो चुकी है।
लेकिन जो गन्ने की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो गन्ना किसान पे बात करने वाले लोग हैं, किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगी है। मैं अभी आपको वो शेयर जो न्यूज है वो भी शेयर आपको कर दूंगा, आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे भी और ग्रुप्स पे भी डाल दूंगा। तो ये तो ऑलरेडी उस कदम मतलब उस चीज की तरफ बढ़ चुके हैं। ये लेकिन जो अवेयरनेस की बात करी ना हरवीर सिंह जी, वो है ही नहीं, जीरो है जी जी, ना, मैं लीडरशिप देखिए में है। मनीष जी, यहाँ पे मैं एक बार इंटरव्यू करता हूँ। आपने बहुत बढ़िया बात आप लेकर के आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40-45 लाख किसान हैं उत्तर प्रदेश के गन्ना के। देखिए क्या हो रहा है, तो गन्ने की जो किस्में हैं वो तो विकसित करती है या तो कोयम्बतूर का इंस्टीट्यूट करता है, और यूपी में भी ये लोग करते हैं, शाहजहांपुर का, और एक दो जो है। अब सवाल है कि सरकार ने डेवलप किया, और इसमें तमाम सारे आपके जो यूपी के जो कॉर्पोरेट हैं, जो शुगर मिल हैं, वो इन्वॉल्व हो गए, और वो अब आपको सीड बेचेंगे, वो एक नया अपना बिजनेस शुरू करेंगे, जी और वो आपको खरीदना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा कि रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, अब इसमें तो और बंध गया है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें तो आदमी फंसा हुआ है। आपको तो हर बार हर खेत का रजिस्ट्रेशन कराना है केन कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तब आपकी पर्ची तय होगी, और आपको बताना पड़ेगा कौन सी वैरायटी आपने दी है वहाँ पे, वही है उस खेत में, क्योंकि उसमें अगेती पछेती और जो वैरायटी है, जो रेट तय होते हैं उसके हिसाब से है। तो आपको तो अपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को देनी पड़ेगी, और अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अब आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो सवाल ये बिल्कुल ठीक आपका है कि ये जो गन्ने की राजनीति करने वाले पॉलिटिशियन है या जो संगठन है, वो सोए हुए हैं। आपने बात उठा दी, उन्होंने इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, और इधर तो 1.5-2 महीने से जो गन्ने के भुगतान पे कोई बात नहीं कर रहा है जो है। तो अब वो राजनीति करने चले जाएंगे हरियाणा में, पंजाब में, दूसरे राज्यों में, संगठन भी और पॉलिटिशियन भी। और ये जो इतना बड़ा मसला है, क्योंकि शुगर केन सबसे बड़ी इंडस्ट्री है यूपी की, और गन्ना किसानों के लिए सबसे बड़ा जीना मरना है ये जो है, क्योंकि अब पिछली जो वैरायटी आई थी उसमें इतनी बीमारियां लग गई, आपको खुद पता है कि भाई कितनी लागत बढ़ गई उसकी पेस्टिसाइड की। अब वो जिसने डेवलप किया वो कह रहा है कि अच्छा साहब, अब वो नई वैरायटी ले आएंगे, अब 3 साल में आपको नया लेना पड़ेगा। और आप समझते हैं कि अभी तो आप एक खेत में खेत में डालते हैं, पड़ोसी से लेते हैं सीड जो है, नहीं तो खरीदने की नौबत आएगी तो कितनी बड़ी लागत बढ़ेगी। तो इस विषय को तो आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से उठाएं, हम लोग भी बात होगी, हम लोग भी बात रेज करेंगे ये, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने आते ये काम कर दिया। और जो असेंबली में बैठे हैं लोग, जो दूसरे अपोजिशन के भी गए, वो क्या कर रहे थे जब ये कानून सामने आ रहा था, नोटिफाई हो रहा था? नहीं, आप देखिए जयंत चौधरी जैसे लोग जो आरएनडी की राजनीति कर रहे हैं और पश्चिम की स्पेसिफिक राजनीति कर रहे हैं, मतलब मुझे तो लग रहा है कि शायद कोई ट्वीट भी नहीं है उस भले आदमी का। तो अभी किसान को तो खुद ही संगठित होके, जो अवेयरनेस की बात आपने कही है ना, तो वो नीड ऑफ द आवर है। और ये जो किसान आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हुआ है, इसके जी पीछे भी अगर आप कोई एक कारण बताएं, एक सिंगल कारण, तो वो है कि कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग से जुड़ा हुआ जो बुद्धिजीवी वर्ग था, आप जैसे लोग थे, उन्होंने उस स्तर पे अवेयरनेस को क्रिएट किया कि आम किसान उसमें इन्वॉल्व हो, और वो किसान इन्वॉल्व हुआ जो सजग किसान था। आज भी एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है किसान वर्ग की जो अपने हकों के प्रति जागरूक नहीं है, वो आज भी सोया हुआ है, वो आज भी सुप्त अवस्था में है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से जो अवेयरनेस प्रोग्राम की आपने बात कही है, वो चाहे हमारे प्रोडक्शन में हो, खेती बाड़ी हमें करनी है, उसमें नई टेक्नोलॉजी हमें क्या इस्तेमाल करनी है, नई तकनीकें हमें क्या इस्तेमाल करनी है, और या फिर हमारी अर्थ और जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो हमारे हक हैं, या उसमें जो हमें लेटेस्ट अवेयरनेस चाहिए, या कानून जो हमारे खिलाफ या हमारे पक्ष, दोनों परिस्थितियां हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो किसान के पक्ष में आ रही है, भले ही वो 10 में से 1 हो, लेकिन उस एक के बारे में भी पता होना चाहिए, और जो 9 के कानून खिलाफ आ रहे हैं उनके बारे में भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस प्रोग्राम तो नीड ऑफ द आवर है, और मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे कि ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए, चाहे वो किसान संगठन वाले हों, चाहे वो किसान राजनीति वाले हों, सामाजिक आंदोलन वाले हों, या साधारण किसान हों। अगर हम इस काम को कर गए तो निश्चित तौर पे एक बड़ा परिवर्तन इससे हम ला सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता हमारे पास है भी नहीं। ठीक है अरविंद जी, बिल्कुल। आपने समय दिया इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बार वापिस हम एक सागरदारा यूएनएपी के वैज्ञानिक है उस टाइम जोड़ेंगे इस कार्बन क्रेडिट के बारे में, एक दो सेशन के बाद में मैं ट्राई करूंगा कि जी कैसे हम फसलें बोते हैं, वहां भी हम ये फॉरेस्ट को कार्बन क्रेडिट दे रहे हैं, हमारी फसल जो उगती है ना वहां पे हम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको हम
उन्होंने कुछ मॉडल बनाया है, उस मॉडल को हम समझेंगे, क्योंकि एमएसपी के साइड में जब हम कुछ और बातें भी मांगनी शुरू करेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज भी मांगेंगे, किस तरह से आईपीआर के पीपीवी एंड एफआर के तहत मांगेंगे, हम कंजर्वेटर की श्रेणी में अपने आप को घोषित करवाएंगे, जब हम अपने कल्टीवेटर तो है सो है ही, लेकिन हम ब्रीडर की श्रेणी में करेंगे, क्योंकि यहाँ जगह जगह कॉरपोरेट के नुमाइंदे फिट हो गए। जहां किसान फिट होना चाहिए था, किसान को तो खेत में फावड़ा दे के खड़ा कर दिया, और जहां पे नफा था वहां उनको वो लाइसेंस दे दिया कि तुम ये जाके काम करो। इसी के तहत बीज में कर दिया कि वो ट्रूथफुली लेबल्ड बीज का कोई एक आइडिया दे दिया कि ये यूनिवर्सिटी सब सही नहीं कर रही है, या इनका ये मोनोपोली है, या इनका ऐसा है, तो हमें कुछ दे दो। तो इनको खुला मैदान छोड़ दिया कि तुम अपना छाड़ छूड़ के थैली में पैक करके और ऊपर लिख दो ट्रूथफुली लेबल्ड बीज, आपको कुछ नहीं करना, बेचो मार्केट में। फिर अब तो मोदी जी तो बहुत ही कुछ सीधा साधा सा बिल ला रहे हैं, तो उसमें तो सारा ही कुछ खुला मार्केट है, ये सारा कुछ हो जाएगा। तो ग्रीन बॉक्स का तो पता भी नहीं लगा, इसमें ये जो एम्बर बॉक्स है इसकी लड़ाई लड़ने की बात। अब मोटा मोटा मैं ये मानूंगा, आपने ये सारांश दिया है कि एमएसपी की लड़ाई हमें लड़ते रहना चाहिए, साइड में ये भी हमें करते रहना चाहिए, और डब्ल्यूटीओ नहीं माने तो भी हमें कुछ किसानों को और संगठनों को प्रेशराइज करते रहना चाहिए, यही मानते हुए। तो आपका समय दिया इसके लिए धन्यवाद। बाकी हमारा सेशन अब आधा घंटा हम आपस में इन्हीं बातों को अपने समाहित करते हुए डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सर आपको। ओके, थैंक यू। हाँ, अब मेघ सिंह जी आप जुड़े हुए हैं, अब बताइए। हमने लड़ाई तो बड़ी सीधी सादी सी है, सबके समझ में भी आई हुई है ये लड़ाई तो, लेकिन एक बात उभर के आई कि हमारा रिसर्च सेंटर कैसे बने, ट्रेडिशनल नॉलेज करे और ऐसे लोगों को जोड़ के, और किसान मांग पत्री प्रॉपर नहीं बना पा रहा है। डिमांड है, उस डिमांड में ही कॉर्पोरेट घुस लेता है, जो जो डिमांड करें हम उसमें वो पता नहीं कैसे एंटर कर जाता है, वहां फिट होता है। तो क्या हमें एक रिसर्च सेंटर जो है इस तरह से एक ऐसा डेवलप करना चाहिए, उसके अंदर लोगों को मिलाना चाहिए, और एक ग्रुप बनाना चाहिए जो एग्रीकल्चर के रिसर्च में ट्रेडिशनल नॉलेज के तौर पे करते रहे। भाई जी राम राम। राम। बाकी सब साथियों को भी राम राम। भाई ऐसा है, ये जो बातें हम कर रहे हैं, है ना, पढ़ते तो हम भी दुनिया भर की बकवास रहते हैं कि भाई जैसे ये जब आया था चीनी वाला डीएसबी वाला, मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी वाला जो था डब्ल्यूटीओ का, उसने भारत के खिलाफ जब किया तो उसमें एक बात लिखी थी उन्होंने, भैया ये स्वीकार होने के 120 दिन के अंदर किसानों का, जो गन्ना किसानों को मदद कर रही है सरकार, वो बंद करनी चाहिए, और जो बफर स्टॉक और जो बाहर बेचने पे जो प्रमोशन दे रही है चीनी को, वो बंद कर देना चाहिए 120 दिन में। और वो 120 दिन वाला मामला भी नज़दीकी आ रहा है। बट वो रिपोर्ट बाई चांस की बात ये है कि उसमें कई कंट्री वो नहीं थे, और अभी जज वज जो है वो नियुक्त करने में दिक्कत है। मिनिमम 3 जज चाहिए होते हैं कोई निर्णय लेने के ना लेने के। और ये रिपोर्ट, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के बारे में कहा जाता है कि वो दैट इज ए ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड बाई एंड रन बाई मेंबर्स, तो मेंबरों को ही अपना इनिशिएटिव खुद लेना होता है। तो उस टाइम पे भारत के खिलाफ चीन नहीं खड़ा हुआ, अमेरिका नहीं खड़ा हुआ, जापान नहीं खड़ा हुआ शुगर के मामले में, है ना। तो इसलिए वो बात अडॉप्ट नहीं हुई वो रिपोर्ट, वरना अब तक रगड़े गए होते, और ये चिल्लाते हुए मिलते हैं आपको किसान यूनियन वाले सारे, है ना। पर मुद्दा ये है कि हमें एक स्टेप पीछे जाके सोचना है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना। जब इस पे दिमाग लगाएंगे ना हम कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बेचारा किसान यूनियन का नेता क्या बोले, किसान यूनियन का नेता वो बोलेगा जो मुद्दा किसानों को समझ में आ जाए। आप मुद्दे सुलझा, मुद्दा उठा रखा आपने इतना उलझा हुआ कि जिसपे किसान की बैंडविड्थ नहीं है, किसान नेता की तो कहां से होगी। जब किसान नेता की बैंडविड्थ नहीं है, या किसान नेता ने बैंडविड्थ डेवलप कर भी ली ऑन डिमांड, आप उनके पीछे पड़ गए, आप कह रहे हो हम उन्हें समझाएंगे, वो समझेंगे, अभिमन्यु कौड़ को समझाएंगे, फलाना को समझाएंगे, वो समझ भी लें, उसे वो बोलना है जो उसका टारगेट ऑडियंस सुनना चाहता है, उसे वो नहीं उतना कॉम्प्लेक्स समझाना। अब ये जो है, यदि आप इसको सीखना चाहो, इसका एक कदम पीछे एक उदाहरण है, और वो है उदाहरण है जो ये ट्रेड बैरियर जो आप देख रहे हो डब्ल्यूटीओ सारा, ये किन्होंने शुरू किया था, ये व्यापारी ने शुरू किया था। इसका मतलब था ट्रेड वार को घटाना। मतलब 1930 में जो ट्रेड वार हुआ करते थे, आज से करीब 90 साल पहले 50% ड्यूटी लगा करती थी उस टाइम। अब लगती है, अब यदि एवरेज ड्यूटी की बात करोगे तो 9% ड्यूटी है पूरी दुनिया में ट्रेड की, है ना। तो ये जो इन्होंने किया व्यापारियों ने, ये अपना, क्योंकि ट्रेड जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा,
ओवरऑल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी। ट्रांजैक्शन जितनी बढ़ती है व्यापारी को फायदा होता है, चाहे मार्जिन कितना भी कम हो, ट्रांजैक्शन बढ़नी चाहिए। चाहे जीएसटी का खेल ले लो आप, चाहे किसी का ले लो। अब व्यापारियों ने जब ये बनाया था WTO, है ना, उसमें इन्होंने खेती भी जोड़ ली AOA के तहत। अब यहाँ पे इन्हें सरकारों से जब कॉम्प्लेक्स बात करनी होती है तो ये अपने रखते हैं, फिक्की है, एसोचैम है, CII है, ऐसे दुनिया भर में बने हुए हैं, ट्रेड बॉडी है वो। किसानों को मैं आपको पिछली बार भी बताया था, उससे पिछली बार भी बताया था, उससे पिछली बार भी बताया था, किसानों को, पढ़े लिखे किसानों को अपनी ट्रेड बॉडी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अब तो सोशल मीडिया आ गया, अब तो पहचानना भी आसान है कि किन लोगों को आप पकड़ सकते हो। आप यूनियन बनाना या राजनीतिक पार्टी बनाने से ज्यादा जरूरी, नीड ऑफ द आवर, 1 साल पहले भी इस ग्रुप में मैं ये बात बोलता था, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी कर लोगे, अभी भी सही रहेगा, है ना। आप लोगों को कोई ऐसी संस्था बनाने की पहल करनी चाहिए जो फिक्की एसोचैम की तरह अपने वेबिनार करने लगे शुरुआत में, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाए और किसानों के जो मुद्दे हैं उस पर वर्कशॉप करने लगे, यूनिवर्सिटी के साथ इंटीग्रेशन करने लगे, अखबारों में आने लगे। 1 साल में आप इस लायक आ जाओगे कि आपको टीवी चैनल बुलाने लगेंगे। और जब वो बातें उठने लगेंगी उस स्पेस में, तो ये नेता आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, आप इनसे काम निकाल लोगे, यूनियन वाले नेताओं से, या ये जैसे अभी मनीष भाई जिक्र कर रहे थे, वो चरण सिंह का पोता है, ऐसे लोगों से आप सोल्यूशन निकाल लोगे। गन्ना वेस्ट यूपी में सिर्फ गन्ना होता है, इसलिए वेस्ट यूपी का नाम आ जाता है, वरना गन्ना तो पूरे देश में होता है भाई, बहुत होता है। और आंध्र में खूब गन्ना होता है, पंजाब में भी ठीक ठाक ही हो जाता है, हरियाणा में भी हो रहा है, कहीं शुगर मिल है हरियाणा में भी 10, इधर पे महाराष्ट्र में खूब गन्ना होता है दबा के। तो मतलब मेरा कहने का यह है कि मुद्दा तो उठेगा, मुद्दा उठेगा तब जब आपके जो थिंक टैंक होगा, जो इस तरह की जो ट्रेड के एंगल से ही पॉलिसीज का निर्माण करवा सके, यूनियन बनाने के बजाय फिक्की एसोचैम का कॉपी करता हुआ किसानों का संगठन होगा, तब जाके आप पहले टॉक में आओगे, मतलब बातचीत में आओगे, बातचीत में फ्रेम होने लगोगे, फिर ये नेता आपके पीछे खड़े होने लगेंगे। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये तो जो हम एक मुद्दे को डिस्कस करते हैं, एक मुद्दा नहीं, एक कंप्रिहेंसिव प्लानिंग होनी चाहिए, फिर मुद्दे उसमें रोटेट होते रहेंगे, आप लोगों को नॉमिनेट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक बात है मनीष जी। अब आप बताओ, अपनी बात MSP पे चली थी, लेकिन ये बात सही जगह पे पहुंची है। और वीर जी ने भी यही कहा, मेघ सिंह जी भी यही कह रहे हैं कि हमारे रिसर्च बेस कुछ ऐसा यूनियन समझे उसको, या फिक्की टाइप कुछ भी उसका नाम दे दें, लेकिन उसका ढांचा इस तरीके का हो कि हम कुछ गहरी बात उसमें छुपी हुई हो। कोई भी कानून की कोई भी लाइन, चाहे WTO के तहत या UN के तहत हो या भारत सरकार या स्टेट के तहत हो, उसके अंदर हम कोई ऐसी चीज को कैसे एंटर कर पाए, ये ढांचा क्या बन सकता है, इस बात के ऊपर अपना चिंतन यदि सोचें, तो इसका रूप देने के अंदर कोई ऐसी ट्राई करें कुछ, या ऐसा एक सेमिनार बुलाया जाए, उसमें कुछ लोगों का एक जमावड़ा किया जाए, फिर वो जो है एसोचैम, फिक्की या CII के फोरम पर आ जाएं, जहाँ की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री खुद आकर के अपना स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हम तुम्हारा भला करेंगे। तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो बाकी चीजें जो ये हम सड़क पे या नारे लगा लें, जे बोल दें, करने के अंदर किसान का, और क्योंकि फोकस पॉइंट गवर्नमेंट का उस डायरेक्शन में नहीं है, फोकस पॉइंट गवर्नमेंट का नहीं है, तो पहले तो हम ये सोचें कि किसी भी चीज के अंदर फोकस पॉइंट गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही है, ये सवाल खड़ा हो गया। भाई आप फार्मर को वो क्यों उस दर चाह रहे हैं कि अमेरिका की तरह यहाँ भी 1-2% फार्मर हो जाए, क्या ऐसी हमारे में कमी रही या क्या ऐसा रहा, और यदि हो तो हम कैसे संगठित रूप से उसको कोऑपरेटिव बेस पे करें, क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में हम ले जाना चाहिए, ऐसा ग्रुप किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसका सुझाव फिर बाद में मैं फूल कुमार जी को लेना चाहूंगा इसी बात पे। तो आप क्या सोचते हैं कि इस बात के लिए? नहीं, मेरा जो देखिए पिछले 2 साल का जो अनुभव है, परिस्थितियां लगातार बदलती हैं और बदली हुई परिस्थितियों के आधार पे ही आपका आकलन और निर्णय होना चाहिए। किसान आंदोलन जो 380 दिन चला है देश में, एक है इससे पहले की परिस्थिति और एक है इसके बाद की परिस्थिति। मैं आज बाद की परिस्थिति पे बात करूंगा। पहले तो जो है वो सब लोगों को सब बातें पता है। SKM
एक ऐसी बॉडी के तौर पे मुझे लगता है कि जो बड़ी अचीवमेंट है खेती किसानी की कम्युनिटी की इस आंदोलन में, वो ये है कि एक एसकेएम नाम का एक संगठन एक सामने आया है। उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसमें बहुत सारे भीतरघात हैं, उसमें बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत सारे गलत हैं, किसी का अपना कोई पर्सनल मोटिव है, किसी की कोई पर्सनल राजनीतिक आकांक्षा है, कुछ उम्मीदें हैं, वो सब बातें हम कर सकते हैं। लेकिन मोटा माटी अगर हम देखें तो कुल मिला के भारत के किसान को 380 दिन में जो एक चीज मिली है वो मिली है एसकेएम, संयुक्त किसान मोर्चा। यानी कि ये 70 साल या उससे पहले की भी पूरी अगर आप भारतीय किसान के इतिहास को देखेंगे तो ये पहली बार एक बॉडी टाइप कुछ दिखना शुरू हुआ है। जैसे माँ के गर्भ में जो पहले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का जो शिशु होता है, जो भ्रूण होता है ना, तो ये नहीं पता होता लड़की है कि लड़का है, कैसा है या कैसा नहीं है, लेकिन कुछ दिखता है कि कुछ बन गया, मतलब कंसीव हो गया, आइडिया कंसीव हो गया। एसकेएम ऐसा ही एक आइडिया है, और एसकेएम को अगर सही ईमानदारी के साथ इसमें टूट फूट होती रहेगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अगर एसकेएम बना रहा तो ये भारत के किसानों के लिए एक बड़ी चीज बन के आएगी आने वाले समय में। तो उसके साथ जिन लोगों का भी जुड़ाव है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उन्हें ये मेहनत करनी चाहिए कि एसकेएम जो है वो बना रहे और धीरे 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 ये बड़ा होता जाए, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है जो अब एक्नॉलेज बॉडी हो चुकी है। कोई भी सरकार आए, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या इसके बाद की सरकारें हों, एसकेएम के वजूद को नकार पाना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, एसकेएम ही खत्म हो गया तो बात ही खत्म हो जाएगी, और वही कोशिश भी सरकारें करेगी, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि एसकेएम जैसी कोई किसानों की बॉडी बनी रहे या वो काम करे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो खेती किसानी की जो जो बहुत सारी जो चीजें हैं, अगर उनमें हम जाएंगे तो कई सारे सेशन निकल जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। मोटे तौर पे मेरा मानना ये है कि जो 2 तरीके से हमें प्रोग्राम को चलाना चाहिए। एक प्रोग्राम होता है जो इलीट क्लास के लिए होता है, यानी कि वो प्रोग्राम होंगे वो जैसे फूल भाई भी इस चर्चा में आज जुड़े हुए हैं, जिसके लिए आपको हाई बजट चाहिए। पता लगा वो किसी 5 स्टार होटल में आप एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, वो साल में चाहे 3 या 4 हर क्वार्टर पे आप एक सेमिनार को कंडक्ट करें, लेकिन वो कंडक्ट होने चाहिए एक बहुत हाई प्रोफाइल लेवल पर, जिसमें आप नेशनल मीडिया को जोड़ने की कोशिश करें, भारत सरकार के बड़े अधिकारियों को, बड़े साइंटिस्टों को, और उनको जोड़कर और वहां एक चर्चा को शुरू करा जाए। लेकिन उसमें बड़े पैसे की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होगी, उसमें फाइनेंसिस की जरूरत होगी। दूसरा लेवल पे हमें ये काम करना चाहिए कि जैसे मैं मेरठ का आपको उदाहरण दूं कि हमारे यहाँ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ज्यादातर सभी शहरों में है, होते हैं इस तरह के छोटे छोटे हॉल, वो 3,000, 4,000, 5,000 रुपये के पे आपको एक दिन के लिए मिल जाते हैं। बैठने की व्यवस्था होती है, माइक होता है, खाने के लिए हॉल बना हुआ होता है, और वहां आपने एक चाय वाय का इंतजाम करके 5 से 10,000 रुपए का एक बजट आपने खर्च किया, और आप उसको हर दूसरे महीने, तीसरे महीने हर शहर के अंदर सिंपोजियम शुरू करें, एक सेमिनार्स को कंडक्ट करें, जिसके अंदर लोकल एग्रीकल्चर बॉडीज, लोकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, लोकल किसान यूनियन, लोकल राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी वर्ग, उनको बुला के खेती किसानी के विषय के ऊपर बात करी जाए। खेती किसानी के जो कानून है उनके ऊपर बात करी जाए, योजनाओं पे बात करी जाए। ये ना बताया जाए कि किसान अन्नदाता है, इसको बताने के लिए बहुत सारे लोग। ये बहुत स्पेसिफिक प्रोग्राम अगर हम चलाएं कि, क्योंकि अल्टीमेटली भटकाव कहाँ है, कि भटकाव आता है कि धीरे धीरे वहां से हटके बोलेंगे अच्छा एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए कि नॉन ऑर्गेनिक होना चाहिए। हमें उस पर बात नहीं करनी कि हमें जैविक खेती करनी है या केमिकल खेती करनी है, उसके विषय अलग तरीके से डिस्कस हो सकते हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटीज और दूसरे फोरम पे हमारे लोग जाके बात कर सकते हैं। लेकिन हम जो अपना प्लेटफॉर्म बनाएं वो स्पेसिफिक राज्य और केंद्र सरकारों की पॉलिसीज को लेके बनाएं। क्योंकि एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये राज्य का विषय है, कृषि जो है, और हर राज्य की अपनी चीजें अलग हैं, अपनी समस्याएं अलग हैं, अपनी चुनौतियां अलग हैं और उनके उपाय अलग हैं।
पंजाब के किसान का जो सोचना समझना और दिक्कत और तकलीफ है वो उत्तर प्रदेश के किसान से मेल नहीं खाएगी। तो उसमें लोकल विषय हो, लोकल आदमी हो, लोकल यूनिवर्सिटी हो, और वही तरीका का होगा कि आप एक तरफ तो जो टॉप लेवल जो भारत में सो कॉल्ड जो नीति निर्धारक जो वो लुटियंस दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं, उस लेवल के हाई लेवल प्रोग्राम्स को आप कंडक्ट करें जिसमें हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम अपने एनआरआईज भाइयों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। हाँ और दूसरा हम मनीष करें जी, कि मैं छोटे लेवल पर छोटे से छोटे मैं शहरों में मैं हम आप अपने आपकी प्रोग्राम्स करें। आपकी बात को कह दूं, आपने दो दो जगह काम करने की बात कही, एसकेएम और नीचे लेवल पे। हमने एसकेएम के अंदर ट्राई करने की कोशिश की और किन बातों पे की, ये मैं आपसे कह दूं। हमने कहा हमें 5 दिन हमें वहां मिले, मैं रूप चंद जी, डॉक्टर अनिल से भी मेरी बात हुई, हम 5-4 लोग तैयार हुए। एक बात, हम वो सागरदारा जो है वो उसमें कार्बन क्रेडिट वाले को हमने कहा यार मांग पत्र में हम कुछ और मांगे भी हम करें प्रेशर डालने के लिए। कार्बन क्रेडिट का पहला मुद्दा क्या। फिर हमने ट्रेडिशनल नॉलेज की लड़ाई शुरू की कि किसान का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो किसान 3 जगह काम कर रहा है, कल्टीवेशन वो करता है, तो उनको आईपीआर का पूरा पैसा उनको क्यों मिले, उसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ब्रीडर भी वही है, उसने ब्रीड रखी है, और कंजर्वेटर भी वही है, उसके फोर फादर्स ने उस पौधे को रखा, तुमने तो जब तक तुम्हें ये मिला भाई। तो ये बात हमने रखी। तीसरा हमने बीज के ऊपर की बात रखी कि भाई सीड सोवरेनिटी के मामले में ये जो गोरखधंधा कॉर्पोरेट अंदर घुसा है, इसके मामले में किसान तो बहुत बड़ी चीज है, तो सीड तो मुख्य रूप से यहाँ से कुछ होना चाहिए, लेकिन वहां भी किसान की बात हो, किसान सेंटर में नहीं था। भोजन के मामले में हमने कहा भाई प्राइमरी प्रोड्यूसर किसान है, तो इसके अंदर आप वैल्यू एडिशन के नाम पे ये अमीनो मोटो वगैरह, अजीनो मोटो डाल करके, या ऐसे जैसे चले गए नेस्ले कंपनी की मैगी डाल करके, और इसको दूषित करने के अंदर जिस तरीके का गोरधंधा हुआ, तो यार किसान को एफएसएसआई है, ये बीमारी क्या है, यहाँ कैसे किसान को कर दिया। फिर ट्रिप के मामले में भी हम आए और डब्ल्यूटीओ के मामले में भी हम आए, भाई ग्रीन बॉक्स की लड़ाई भी हम लड़े। ये 5-4 मुद्दे लेकर के हमें ये था कि ये किसान की जागृति के मुद्दे होने चाहिए, किसान के माइंड में एक बातें होनी चाहिए कि हम क्या तोप हैं। पहले हमें पता तो होना चाहिए कि भाई आप इस देश के लिए कर क्या रहे हो, इनको क्या खिलाने की लाइफ लाइन है एग्रीकल्चर। जैसा मेघ सिंह जी ने कहा ना, हम ये लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि अब ये श्रीलंका डूब ही गया ऑर्गेनिक के चक्कर में, हम एक बार इस मामले को रखें, लेकिन कौन सा काम मिलाएं, कैसा मिलाएं। लेकिन हमारे राइट्स है ना, फार्मर के राइट के अंदर एक डिक्लेरेशन था, उसके ऊपर पूरा सेशन हुआ था मेरा, उसमें अंदर हमने एक सीएन देपन था उनको बुलाया था, यूएन डिक्लेरेशन बना, यूनाइटेड नेशन का एक डिक्लेरेशन है फार्मर और विलेज वर्कर के नाम से, उसमें 29 धाराएं हैं, उन धाराओं को हमने एक एक में पढ़ा, तो हमें अधिकार दे है, कागज में दे दिए, हमें कुछ लिखा कुछ मतलब नहीं। हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज के नाम से बायोडाइवर्सिटी बनी है, बायोडाइवर्सिटी का जो 92 का पूरा जो अर्थ का समिट है, पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस पॉइंट में ट्रेडिशनल नॉलेज है। लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज किसी से लेकर के और लेबोरेटरी में बैठ करके उस आदमी ने कोई जींस डाल करके पूरा का पूरा उसने पूरा नफा उसने कमा दिया, उसके नाम से वो पेटेंट हो गया। ये बातें हमने वहां करने की थी कि हमें ऐसा एक ग्रुप वहां भी डेवलप करना है, भाई ये लड़ने वाले भी चाहिए मैदान में, वो भी लोग चाहिए, ऐसा नहीं है, भाषण देने वाले जोशीले वो भी चाहिए, लेकिन थिंक टैंक वाले लोग भी चाहिए। फूल कुमार जी, इसमें आप अपना क्या सबमिशन देना चाहेंगे, जो आज बात उठी है उस मामले में हमें किस तरीके से बढ़ना चाहिए। मेघ सिंह जी को सुना, वो सुना, हरवीर जी ने भी कहा भाई ये किसान यूनियन वगैरह जब तक ये साथ नहीं लगेंगे ये लोग और ऐसे ऐसे थिंक टैंक, हम ये नहीं कहते कि हमारे ग्रुप से जुड़ो, हम ये कहते हैं कि हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए बड़े लेवल पे, और नहीं बना तो ये किसान की बात नकार खाने में तूती की आवाज होके रहेगी, कोई मायने नहीं है। फूल कुमार जी। जी सर, नमस्कार। आप सभी कौन। और आज का टॉपिक वैसे मैं मेरे लिए बड़ा लर्निंग वाला ही मानता हूँ। मैं मेरे लिए इतना नॉलेजेबल टॉपिक है ये, इसमें आई थिंक उतनी बड़ी नॉलेज मेरी नहीं है अभी, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ थोड़ा बहुत चीज़ें करी जा सकती हैं। जैसे एक तो जो आप लोग जो बात कर रहे हो, मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं, कई फ्रंट्स पे एक साथ काम करने की ज़रूरत है।
तो उसमें आई थिंक जो यंग जनरेशन के जो लोग ऑर्गेनिक में आ रहे हैं या जो भी खेती में आ रहे हैं, जिस भी तरीके की खेती आ रही है उनकी, ऑर्गेनिक का जैसे बताया श्रीलंका वाला मॉडल जो है वो वैसे वो फेल नहीं हुआ है, वो कॉरपोरेट ने फेल करवाया है, जैसे भी है वो उसकी रिपोर्ट है इसके ऊपर, क्योंकि कॉरपोरेट को वो सूट नहीं करता, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को नहीं करता। और बहुत सारी वो इंडस्ट्री जो ये दूसरी खेती है आर्टिफिशियल तो क्या है, मतलब जो भी जहाँ पे ये खपत होती है इनकी बिजनेसेस की, तो उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे प्रोपेगेंडा करवाया है। खैर इसलिए हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ऑर्गेनिक जो है वो स्कोप नहीं है, दोनों ही स्कोप हैं, क्योंकि ये भी सच है कि जो शहरों में जो लोग चाहे वो ऑर्गेनिक दूध के नाम पे ऐसी भैंसों गायों का दूध पी के खुश हो रहे होते हैं, जो ये कहते हैं कि जी हमारे वाला जो दूधिया है वो तो हमारी भैंसों को ऑर्गेनिक चारा खिलाता है या वो खिलाता है, और वो लोग उसका डबल ट्रिपल रेट दे रहे हैं। यानी उन चीज़ों की मार्केट तो है, लेकिन वो मार्केट अब कुछ हाई क्लास के नाम पे ज़्यादा चलने लगी है। इधर शहरों में ही एग्जांपल्स हैं, जैसे जींद में एक है ऐसा दूध वाला जो 30 भैंसे रखता है, और सारा उनका अपनी जहाँ पे भी दूध देने जाता है वो वहाँ पे यही फैला के रखता है कि जी मैं तो इनको चारा भी जो है ना ऑर्गेनिक वाला ही खिलाता हूँ, और मैं तो खरपतवार से दूर रखता हूँ। तो उसकी जो एक ललक है लोगों में वो तो रहेगी, बट द पॉइंट यहाँ पे ये है कि जहाँ मेरी समझ काम कर रही है कि, और ये यहाँ पे आप लोगों ने बहुतों ने बार बार ये चीज़ किसी न किसी तरीके से आ भी गई है जिक्र में आप लोगों के, तो इसमें कुछ हमें स्टॉक एक्सचेंज टाइप में कुछ एक ऐसा सिस्टम हमारे हाथ में हो, खासकर यंगर जनरेशन उस पर हमें फोकस करवानी पड़ेगी, क्योंकि यंगर जनरेशन का मतलब है फिर अगले 60-70 साल तक वो लोग आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि रेट जो है मार्केट का वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ना चाहिए हर एक चीज़ का, कि भाई अगर आज शहर में ऑटो का रेट बढ़ा है तो वो एक फार्मर के रेट पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, या पेट्रोल का बढ़ा है तो वो वहाँ क्या, वो तो ऑलरेडी शायद है भी पेट्रोल वगैरह, तो लेकिन जो छोटे वाला कॉस्ट स्ट्रक्चर है जो एक शहर के लेवल का है, चाहे उसमें किराया बढ़ता है, रेंट बढ़ता है, चाहे जो भी बढ़ता है, मतलब वो एक कनेक्शन होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग, जो आप लोग अभी मनीष भाई ने भी कही है, महक जी ने भी कही है, और भी स्पीकर्स हरवीर जी बोल के गए हैं, अनिल बोल के गए हैं, ट्रेनिंग आई थिंक सबसे ज़रूरी हो रही है, चाहे वो किसी भी फ्रंट पे मिल जाए। मैं आई थिंक इतना ही बोल पाऊंगा आज तो इसके ऊपर। हालांकि हम कर रहे हैं बहुत कुछ, हम भी कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं, पर ट्रेनिंग में भी एक ये एंगल लेके आना ज़रूरी है कि जो जैसे 1930 में कुछ व्यापारियों ने अपना WTO बना लिया, तो क्यों नहीं हम इस दिशा पे जा सकते कि हम भी कल को फार्मर्स का ऐसा ड्रिवन WTO नाम चाहे कुछ भी हो उसका, पर उस तरीके की बोर्डिंग नहीं हो, और ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ जो ये हमारी खापलैंड कह लो, मिसल लैंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जो कंसंट्रेटेड है, साथ में राजस्थान है या मध्य प्रदेश का जो एरिया है, या ये जो बेल्ट है, ये इन्होंने पूरे वर्ल्ड को सिखाया है पिछले 13 महीने में। मतलब यहाँ पे भी फार्मर्स हैं, यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, लेकिन ये चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि इनको सब्सिडी बड़ी हैवी दे करके इनको वो कंपनसेट करके सेटिस्फाई कर दिया जाता है किसी भी हद से। जैसे 734 रुपये तो इंडियन में अगर देखा जाए, अगर वहाँ पे 1 रुपया मिलता है इंडिया में, तो यूएसए में 734 है। यहाँ का यूरोप का एवरेज 550 रुपये का है, कोई 600 भी दे रहा, कोई 400 दे रहा, तो 550 के आसपास का उसका एवरेज इनका है। तो ये लोग तो ये किसान तो इसलिए इन चीज़ों से के लिए अवेयर थे ही नहीं। जो ये विश्व गुरु की किल्की मारते रहते हैं कि हम हैं विश्व गुरु, वो इनके ये जो भी बाबे हैं ये मारते हैं इनकी चीज़ों में विश्व गुरु हो ना हो, और बाकी जो बकवास ये काटते हैं कि हम फलाने थे, ये चिड़िया थे, वो चिड़िया थे, वो हो ना हो पता नहीं, वो सब क्लेम की बातें हैं, उनका कोई ग्राउंड आज तक कोई साबित तो कर पाया नहीं है जो भी है। लेकिन इस 13 महीने के आंदोलन ने 2020-21 वाले ने विश्व को ये जरूर बता दिया कि जो ये धरती है जहाँ ये आंदोलन हुआ था, ये विश्व की किसानी की गुरु बनने की वो एक गट्स वाली धरती है, और ये बन सकती है, और ये रही भी है। उसका एक रीजन और भी है, पूरे वर्ल्ड में इतने प्लेन तरीके से जो वेल
मैनेज करके ज़मीन को, जो खेती ये वाला बेल्ट करती है, कहीं नहीं देखी दुनिया में। यहाँ फ्रांस में भी बैठे हैं हम, यूएसए में भी हैं, वो ढलान है तो ढलान है, उसी पे सब वो खेती हो रही है। हमारे यहाँ तो पहले किसान लेगा तो 1 इंच भी ये देखेगा कि खेत में कोई सा कोना ऊंचा तो नहीं है, पहले उसको प्लेन करो। ये जो सिस्टम है ना खेती का, ये मिट्टी से लड़ने का जो जज्बा है, जो हमारे वालों में है, कहीं पे भी नहीं है। और आई थिंक हमें ये फ्यूचर एक लॉन्गर टर्म का, सेंचुरीज का विजन ये हो सकता है कि यही लोग वो हैं, अगर इनको हम अच्छे से ट्रेनिंग में, हमारे जैसे जो साथी पढ़े लिखे भी कह लो, जो भी कह लो, जो भी छोटा मोटा ज्ञान सबका आपस का है, अगर हम अपने इन किसानों के साथ भी और यूनियनों के साथ भी मिलके, आप भी जो कह रहे हो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ट्रेनिंग पे इनको फोकस करवा के और इनको इस सोच पे ले आ जाए कि WTO टाइप का कुछ खेती का क्यों नहीं होना चाहिए। जब ये अपना फायदा उस तरीके से देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते। मेरा बस इतना ही कहना है आज तो। एंड आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट हो ठीक सकता है है। फूल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बाकी लोगों को लूं इसके पीछे थोड़ा सा। मैं सिंह जी आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जैसे स्टॉक की बात चली, स्टॉक एक्सचेंज की बात चली या WTO की बात चली, इस पे आप अपनी कमेंट करें, फिर मैं बाकी साथियों को लेता हूं। फूल कुमार जी ने जो बात रखी, हमने फिक्की और एसोचैम और इस टाइप से यूनियन और ऐसा सिस्टम रखा। मैं मनीष जी ने कहा भाई हम कोई न कोई सेमिनार इस तरीके से कहीं भी लेकर के बैठे करें, अवेयरनेस करें, वही ट्रेनिंग पार्ट वाली उनकी बात भी इनके आई। लेकिन अब क्या हम ये WTO का मॉडल या एक्सचेंज का मॉडल, ये क्या कोई प्रैक्टिकली वाइबल मॉडल, या क्या आप उसमें क्या गुंजाइश मानते हैं? या इसमें कॉर्पोरेट घुस जाएगा या बड़े फार्म हाउस जो है वो डील कर हनुमान लेंगे? जी, हाँ। हनुमान जी, देखिए आदमी के पास ना जो उसका विचार है उसके दो सिरे होते हैं। एक, काश ये हो जाए, और एक, भाई मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो है ना कि स्टॉक एक्सचेंज बन जाए और ये सब चीजें हैं, तो काश ही हो जाए। जो चीजें इंटर गवर्नमेंटल हैं वो गवर्नमेंट को करनी है, और गवर्नमेंट जब जिसमें नेशन इन्वॉल्व होंगे, वो नेशन अपना हित देखेंगे, उन्हें करना है नहीं करना है। और वो हमारी बात, हम WTO का अल्टरनेटिव खड़े करने की हम बात करें, वो जो जहां हम है नहीं नाम, यदि हमें एक देश का भी राजा में होता, या मैं मोदी की जगह होता, या मैं ट्रंप की जगह, या जो बिडेन की जगह होता, या कहीं ऐसे इमरान खान भी होता, छोटे देश का नेता भी, तो भी मैं कर लेता ये बातें। मुझे वो बातें करनी चाहिए जिनका समाधान मेरे हाथ में है। यदि हम भारत के अंदर किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये सोच के चलें कि हम ऐसी संस्थाएं बनाएं जो यूनिवर्सिटी के साथ इंटीग्रेट करके और हाई एंड पे मीडिया को इन्वॉल्व करें, ताकि जो किसान यूनियन वाले हैं लोग जागे कि ये क्या बात है, क्या मुद्दा है, और उसका मोमेंटम बढ़े। फिर गांव में जो जनता है वो अपने आप उठा लेगी मुद्दे को। आज C2+50% हर आदमी जानता है ना। और क्यों? क्योंकि वो एक रिपोर्ट में आ गया था, जो राष्ट्रीय किसान मिशन है, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट बोलते हो, उसमें आ गया था, इसलिए सब जानते हैं उस चीज को, भले रिपोर्ट पढ़ी ना पढ़ी। आज दाम मांगते तो है ना लोग, C2+50% चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये किसी तरह से सरकारी पैनल और यूनिवर्सिटियों के और इंडस्ट्री बॉडी, जो ट्रेड बॉडी कहता हूँ जो मैं, इंडस्ट्री जो ट्रेड बॉडी है, उनके उस पे आएगी पहले पैनल पे बातें, तो फिर कोई उसको मानेगा और जानेगा। ये लॉन्ग रन प्रोसेस है। चलो चलो, बात आ गई। अब मैं मनीष जी को इंटरवेन करूंगा इसमें, कि मैक सिंह जी ने कह दिया, तो मैं इसमें ये मानता हूं, जैसे मुझे ज्ञान फैलाते हुए हो गए 8 साल लगभग, और इसमें 8 साल के बाद में 3-4 साल तो ये जब से ये फेसबुक आई और ये आया, तब से तो मैं लगातार ही लगा हुआ हूं। ज्ञान का रिजल्ट और पैसे का रिजल्ट बड़ा फर्क है। जैसे फूल कुमार जी ने बात रखा कि भाई कुछ करें, तो ये बहुत बड़ी बात कह दी। मान लो छोटा लेवल पे, गांव के लेवल पे की जा सकती थी, या ऐसे कर, लोगों को पैसे की बड़ी तलब है। तो क्या हम सिर्फ एक ऐसा ही मॉडल लॉन्च करें जो सिर्फ अवेयरनेस दे दें, यूनियन वालों को कर दें, मीडिया को बुला दें? एक तो ये, एक इसके अंदर हम इसमें इंटरमिक्स करें कि भाई ज्ञान तो है ही, ज्ञान के साथ ये पैसा का प्रबंध भी हम कर रहे हैं। वो कॉर्पोरेट की लाइन कोई ऐसी घुस सकती है, क्या सोचते हैं? जैसे फिक्की वगैरह है, उनके पास तो फैक्ट्री चल रही है, उनका तो कॉर्पोरेट है, उनके पास तो ऑलरेडी है, उसी की मांग को वो कर रहे हैं। हमारा कॉर्पोरेट नहीं, हम तो मेहनत है यार, पैदा करते हैं यार, प्रोड्यूसर है। अब कॉर्पोरेट में हम जीरो हैं, क्योंकि मार्केट तो हमारा है ही नहीं, कहीं टच ही नहीं है, वो तो मार्केट के पार्ट है।
अब हम इस मार्केट के पार्ट में एंट्री करने का कोई ऐसा, जैसे एफपीओ को एफटीसी के सिवाय कोई गवर्नमेंट की कोई लॉजिक नहीं है, कि है ही नहीं, ये जरूर चल रहा है। तो क्या इसमें कोई ऐसी टांग अड़ाई जा नहीं देखिए, सकती छोटे लेवल पे ही हो? मैंने मैंने जो शुरुआत में कहा, मैं फिर उस बात को रिपीट करता हूँ। 380 दिन के आंदोलन से पहले भारतीय कृषि और उसके भविष्य, उसकी चुनौतियां, और इस आंदोलन के बाद की चुनौतियां, आपको इसको कहीं ना कहीं एक बेस ईयर के तौर पर या बेस पीरियड के तौर पे देखना पड़ेगा। बहुत सारे बड़े परिवर्तन हैं। जैसे आज तरार साहब अभी कह रहे थे कि भाई आज आम आदमी को मालूम है C2+50% क्या है। आज उसको मालूम है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो किसी का ज्ञान कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन वो अवेयर हो गया, उसे पता है कि स्वामीनाथन आयोग का कुछ मामला है। तो अभी ये सब हमने क्या करा। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से आप समझो कि अगर हम ये कहें कि पिछले 70 सालों में जो किसान की दुर्गति, उसका कारण क्या है, तो उसका अगर एक कारण आप ढूंढेंगे, एक सिंगल कारण, तो आपको पता लगेगा अनभिज्ञता ही उसका एकमात्र कारण है। क्योंकि हमारा जो कृषक समाज है वो अवेयर नहीं हुआ, ना वो खेती किसानी की टेक्निक के बारे में अवेयर हुआ, ना वो अपने अधिकारों के बारे में अवेयर हुआ, ना वो अपने कानून के बारे में अवेयर हुआ। इसलिए उसका शोषण हर सरकार ने करा, हर वर्ग ने करा, व्यापारी वर्ग ने। तो जो सबसे बड़ा हथियार है किसान के हाथ में आज, वो है अवेयरनेस। अब उस अवेयरनेस को आप जिस स्तर पे ले जाओ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप उसको वाणिज्य स्तर पर ले जाओ कि भैया हम आपको जो है इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट करेंगे, तो वो भी अवेयरनेस के थ्रू ही होगा। चाहे वो एफपीओ का मॉडल हो, चाहे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी मॉडल हो, चाहे वो किसानों का समूह बना के, सोसाइटी बना के। तो अवेयरनेस के बगैर तो संभव नहीं ना। आप समूह बनाओगे कैसे? तो जो कोर है, मतलब मैं बहुत लंबी चौड़ी जलेबी नहीं बना रहा, मैं सीधी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी समझ में तो एकमात्र चीज जो है आज की तारीख में जो कृषक समाज की है, वो है ज्ञान। अब ये बहस हम उन बुद्धिजीवियों पे छोड़ते हैं कि वो कहते हैं कि कानून ज्यादा जरूरी है या अर्थशास्त्र ज्यादा जरूरी है या खेती की कौन सी टेक्नोलॉजी जरूरी है। लेकिन बेसिक बात यह है कि ज्ञान के बगैर आप एक कदम बढ़ नहीं पाएंगे। पूरी की पूरी दुनिया में आज जिन समाजों को हम कह रहे हैं, जो जिन मुल्कों को कह रहे हैं साहब ये दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, उसके समाज के पास है क्या सिवाय ज्ञान के? तो आप अल्टीमेटली जिस वर्ग की बात अपने देश में कर रहे हैं, कृषक समाज की बात आप कर रहे हैं, और उसको फैलाने का जो मैंने आपको एक मैकेनिज्म बताया कि छोटे स्केल पे, छोटे छोटे शहरों के अंदर आप सेमिनार्स कंडक्ट करें और उसमें लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करें। चाहे वहां की, जैसे मेरठ का मैं एक उदाहरण दूं, मेरठ में कृषि अनुसंधान केंद्र है, मेरठ के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मेरठ के अंदर जो सरकार, जो राज्य सरकार है उसके डिपार्टमेंट है, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट है। सबको आप कहिए, सबको इनवाइट करिए, सबको बोलिए आओ यहाँ आओ, ये सेमिनार है किसानों का, और वहां उस प्लेटफॉर्म पे हम बात करनी शुरू करें। क्योंकि जब आपका सरकारी आदमी, हनुमान जी, मैं और आप दोनों और इस पैनल में जितने लोग हैं सब इस सच्चाई को जानते हैं कि हमारी नीति बनाने वाले जो लोग हैं आधे से ज्यादा तो वो भी गधे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि किसान की जरूरत क्या है और किसान की तकलीफ क्या है। तो उसको भी आपको अवेयर करना है। वो तो आईएएस की किताब पढ़ के और वो जो अकबर और बीरबल की हिस्ट्री पढ़ के चलो उसने एग्जाम पास ठीक कर है, लिया, वो किसान की बात अब नहीं जान रहा है। मनीष जी, अब बात यहाँ आई है कि हमने जो मुजफ्फरनगर में अपनी मीटिंगें हुई, उस मीटिंग को हम 24 अप्रैल से वैसे ही बूस्टअप करेंगे। हमारी लाइन वहीं बन रही है कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन काउंसिल का मॉडल और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो हमने बनाया था मॉडल, उसी लाइन पे हम जा रहे हैं। अब इसको रिफाइन करने के लिए हमारे जो अच्छे एक्टिविस्ट लोग हैं उनसे कहेंगे, इन्हीं में से कुछ वो 21+4 का मॉडल एक पूरा सेशन इस पे रखेंगे, जो हमने मॉडल मैंने आपसे डिस्कस किया, फिर डीपी सिंह से किया, और अपने यूपी में जो मैक सिंह जी नहीं आ पाए थे, लेकिन हमने जो भी 2-3 दिन जो सेशन हमारा रहा उसमें हमारा हुआ, तो उस पर हम करेंगे। वो लाइन वही है। हनुमान जी, मैं एक और बात इसमें इंटरफेयर कर दूं कि जैसे देवेंद्र शर्मा है, वो मेरठ आए, हमारी उनसे बातचीत, सैद्धांतिक रूप से इस बात के ऊपर हर आदमी तैयार है। हमने वो जो मुजफ्फरनगर में जो कार्यक्रम था उसमें भी हमने उत्तर प्रदेश जय किसान आंदोलन की तरफ से इसका प्रस्ताव पारित किया कि हम हर तीसरे महीने सेमिनार करेंगे।
ठीक है, सवाल ये है कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप हर वक्त सड़कों के ऊपर जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं कर सकते, वो भी उसके लिए आपको बहुत आदमी चाहिए, और आदमी है नहीं, वो जुड़ा नहीं है आपके साथ, क्योंकि जैसे जैसे जो समाज की आर्थिक परिस्थितियां खराब होगी, वो उतना ही ज्यादा जो समाज का आम आदमी है वो अपनी परेशानियों में गिरता चला जाएगा, उसमें समय नहीं है आपके लिए कि वो आप सड़कों पे आए जिंदाबाद मुर्दाबाद करें। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को डिफरेंट लेवल पे ले जाना पड़ेगा, और मनीष, इसीलिए मैंने कहा कि जो बड़ा लेवल है, दिल्ली जैसे जगहों पे, बॉम्बे, कलकत्ता जैसी जगहों पे बड़े सेमिनार करके नेशनल लेवल के मीडिया को इंगेज किया जाए, एसकेएम जैसी संगठनों को, वो चाहे आपको कितना भी इग्नोर करे, लेकिन लगातार उनको संपर्क करके उस संगठन को, एसकेएम को मजबूत करा जाए, और जो लोकल लेवल पे जो छोटे शहर हैं वहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम करी जाए। इसके मनीष अलावा मनीष भाई रास्ता जी, नहीं दिख रहा है। जी भाई। मनीष भाई जी, भाई जी। ये हनुमान जी ने खुद एक जयपुर में ऐसा प्रोग्राम किया था, है ना, इन्होंने, आपको हाँ जी, याद हाँ है जी, तो? पार्लियामेंट बनाए, हाँ। हाँ, एक बार जाने का प्लान बना था आपका हमारा, फिर मैं गया था, आप जा नहीं पाए थे। तो वैसी जो चीजें हैं ना, वो रिपीट करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सहमत हूँ मैं। इसके अलावा जो आपने एक बात कही ना कि हर टाइम जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया जा सकता, ये समझने की जरूरत है। जो ये कहते रहते हैं ना कि ये पंजाब ऐसा है, हरियाणा वैसा है, वेस्ट यूपी ऐसा है, एक बात समझनी चाहिए, आर्थिक मुद्दा जो है वो 24x7 का मुद्दा है, मतलब 24 दिन, 24 घंटे, 7 दिन का मुद्दा है। जबकि आंदोलन जो है वो एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड है। एक एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड हमेशा नहीं रह सकता एक इंसान का। वो एक बार लड़ लेगा, लठ भी मार देगा, सिर फुड़वा लेगा, मुकदमा जोड़ लेगा, बट उसके बाद दिमाग ठंडा भी होगा उसका कभी ना कभी, तो उसी टाइम वो लड़ाई पीछे छूट जाती है, लठ बड़ी। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो मेरी कांस्टेंट फाइट है उसमें मुझे क्या चीज सर्व करती है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, हालांकि वो खराब उदाहरण है, खराब इन द सेंस कि वो यदि आदर्शवाद की चश्मा लगा लूंगा तो वो बुरे उसमें लाइट में दिखेगा। बट उदाहरण सुनिए, एक कंपनी है जूते बनाने की अमेरिका में, 1400 अरब रुपए का फायदा हुआ उसे इस साल में, 1400 कुछ अरब रुपए है। तो उस पे, सॉरी, 1400 अरब रुपए नहीं, 1400 खरब रुपए, अरब करोड़ था, खरब। तो उस पर कुछ 2-4 खरब रुपए का टैक्स भी बन रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो जूते के डिजाइन के पेटेंट थे, एक शेल कंपनी बनाई बरबुडा में, और उसको बेच दिए डॉट चीप प्राइस पे, थ्रोवे प्राइस पे। और बाद में एक ट्रांजेक्शन की कि भैया हम इन फला फला बरमुडा की कंपनी के डिजाइन को यूज कर रहे हैं यहाँ, तो हम उन्हें फीस देनी है, और उठा के उसने 1400 खरब रुपए वहां पास कर दिए बरमुडा में। और बरमुडा टैक्स हेवन है, वहां टैक्स नहीं लगता, उसकी कोई आमदनी, उस कंपनी की जबरदस्त आमदनी हुई। पेटेंट को खरीदा और पेटेंट को यूज करने का लाइसेंस दिया दूसरी कंपनी को, और खरबों रुपए आ गए उसके पास। बट क्योंकि वो टैक्स हेवन है, उस पर एक भी पैसा टैक्स नहीं लगा। अब सवाल, इसको दो तरह से देख सकते हैं हम। एक तरीका है इसका ये कि हम देखें यार उसने टैक्स चोरी कर ली, जिसको कॉर्पोरेट अपने भाषण में इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग कहेगा। एक दूसरा तरीका है इसको देखने का कि भैया उसने बिना आंदोलन किए, बिना लड़े, बिना सड़क पे जिंदाबाद मुर्दाबाद किए हुए 14 खरब रुपए कमा गया वो, है ना। तो वो क्या है, वो चीजें कि भैया ये टैक्स जो है, ये जो कानून है, जो पॉलिसीज हैं, इनमें इंटरवेंशन है इन लोगों का, बड़े लोगों का। ये अपने ढंग से बनवा लेते हैं चीजें, और वो तभी आपका होगा जब आपकी ट्रेड बॉडी होगी। बिना ट्रेड बॉडी के ये नहीं किया जा सकता। यूनियन वाले मॉडल को तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कानून बन जाएंगे, उनको कैंसिल करा सकते हो, चलो लोकतंत्र में आंदोलन कर सकते हो, सड़क रोक सकते हो, मैं बट सिंह बिना जी ट्रेड उसी बॉडी लाइन, के आपको गुजारा नहीं है। हाँ, 24 अप्रैल से हमारा यही प्रोग्राम है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन की, उसको ट्रेड कह दें, कुछ भी कह दें, ऐसा है। उस दिन हम मीटिंग भी लेंगे पूरी। अब मैं बाकी साथियों को ले लूं। अरविंद जी, आप अपनी बात को रखें, फिर लाल सिंह जी हैं, फिर रामनारायण जी हैं। आप, अरविंद जी अपना माइक खोलो, और कोई इसमें से कोई विशेष बात जोड़ पाओ। आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। क्या करूँ, आप लोगों ने कह दी है जिधर जाना है, जिस रास्ते पे। नहीं जाना नहीं है, बात दो हुई थी। एसकेएम वाले हमें लिफ्ट नहीं मारते, ये खुली खुली बात हुई थी। और हम यहाँ हाँ बैठे बैठे बहुत ज्ञान छांटते हैं, ये भी खुली बात हुई थी। हाँ कैसे हाँ। एंटर करना चाहिए, इस पे आप अपना व्यू रखो, क्यों उसका आपका ये है कि लिंक है। भाई देखो, अपन अपनी बात को कहेंगे, ठोक बजा के कहेंगे, अपन यहाँ बैठे रहेंगे, तो वो मैंने पिछली बार भी जैसे आपको कही थी, जब अपनी बृहस्पतिवार को मीटिंग हुई थी, कि अपन लोग कुछ गाँव में और में मीटिंग करें, मीटिंग करेंगे ना, तो वो अपना अपने आप हो जाएगा। वो अपन कहीं जाते हैं नहीं और नहीं होते हैं, तो वो अपने आप अपन को भाग क्यों देंगे फिर बाद में।
वो चीज चलो वो बहुत तो अच्छी। अपने बृहस्पतिवार को तय कर दिया, हर बृहस्पतिवार को हम फील्ड में होंगे, ये बात हाँ ठीक है। आप लोग बोलो, मैं सुन रहा था। अच्छी बात है, थोड़ा सीखने को मिल रहा है, काम की बातें हैं। जी सर। नहीं, आप भी किसान यूनियन से जुड़े हुए हो, बहुत सारे ट्रक भर के ले गए हो सामान है, आपका पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये बात क्योंकि उभर के ये आई थी कि वो जो डिमांड है एमएसपी करें या कुछ भी करें, उसके साथ और भी हम कुछ नई कहानियां जोड़ने के तहत लगे हुए लोग हैं कि भाई ये बातें भी हैं जो किसान का हक है, किसान के राइट्स हैं, उनकी अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके लिए प्रोग्राम की बात थी। तो इसमें आप सहयोग भी करोगे जब जाओ वहां पे, तो उसको उस तरीके से इनको एसकेएम को कहो भैया कोरे यहाँ बैठे बैठे भी नहीं है, कुछ लोग वैसे भी हैं जो कभी कभी उनकी भी सुन लो, कभी उनको बुला लो। एज मैं भी तो बुलाता हूँ ना, किसी को बुलाता हूँ, कहीं देवल देव को सीट पे बुलाया, इस तरीके से बुलाना पड़ता है, 2 दिन मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं तो गर्ज करके बुलाता हूँ। अब वो गर्ज क्या, हम इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, कंपाइल करते हैं, वो बात वहां नहीं पहुंच पाती। और वो बात हो सकता है हम ज्यादा इतने सही नहीं हो, लेकिन कहीं तो हम कोई किताब में लिखी हुई चीज ही तो कह रहे हैं, घर से तो कोई ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया तो उसको वही पढ़ा कि कितनी धाराएं हैं, बायोडाइवर्सिटी का रूल आया तो वही पढ़ा, पीपीवी एंड एफआर का एक्ट आया, फाइनेंस राइट आया तो उसको पढ़ा, हम इन्हीं में डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट आया तो उसको पढ़ा। हम उस पढ़ाई के इर्द गिर्द करके उसमें से कुछ ढूंढ रहे हैं, तो वो बात तो नॉलेज में आनी जरूरी है। स्वामीनाथन ने C2+ लिखा, A2+FL+C2 लिखा, तो बात आई उभर के लिखी भी थी। तो जो लिखी हुई बात भी हम कहीं कहीं लॉन्च करें तो वो बात आनी चाहिए सबके ज्ञान में। ये नहीं आएगी तो उसके बिना अंधोरा है, ये फीकी वगैरह क्यों कर पाते हैं, वो अपना वकील रखते हैं। हमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिसर्चर, इन लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से लोग जुड़े, कई जगह जैसे हमने जोड़े थे हिसार यूनिवर्सिटी के, वो बलजीत जी थे, वो जीरो बजट खेती में, तो वो देवव्रत जो है वो मोदी जी वहां उपस्थित थे, उनमें से मैंने लाया। मैंने कहा जी आप कहिए अब क्या कहना चाह रहे हो। नो डाउट वो लोगों को, कईयों को पसंद नहीं आया कि ये नहीं गलत बात है, तो आए भले, लेकिन बात तो आई ना। तो ये बातें कुछ हमें ले जानी पड़ेगी, ये है। रामनारायण जी एमपी से, आप बताइए, आपके साथ में किसानों का ग्रुप जुड़ा रहता है और सारी है, इस पे क्या बात रखना चाहेंगे आप? जी क्योंकि हमें रामराम जी कुछ साहब न कुछ, हाँ कुछ न कुछ बनाना तो पड़ेगा ढांचा ये। जी बिल्कुल बढ़िया। वैसे आज की मीटिंग बहुत सार्थक रही, और खास करके जो एमएसपी जो चर्चा हो रही थी उस पर हुई, मैं समझा। लेकिन मैं थोड़ा ये बता दूं साहब, वास्तव में किसान बहुत पीछे है इस लाइन में अभी। ये जो एमएसपी और डब्ल्यूटीओ का अड़ंगा, और हम कहाँ जा रहे हैं क्या है, अभी किसान वैसे खास करके मध्य प्रदेश के किसान तो बहुत पीछे हैं, क्योंकि आपके राजस्थान या हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान की बात करें तो उसके एवज में मध्य प्रदेश जीरो है, कुछ भी नहीं। उसको तो यही नहीं मालूम अभी कि ये एमएसपी भी क्या होती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या है, सरकार क्या कर रही है। बस उनको तो ट्रॉली भर के गेहूं ले जाना देना, और जो भी भाव बिक जाए वो जैसे पहले जो 150 साल पहले चलता था वो हो रहा है। मैं दिन भर किसानों से बात करता हूँ तो कोई किसान आगे रह के ये नहीं बोलता कि यार हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अभी अभी का ताजा मामला हमारे मध्य प्रदेश का है साहब। अभी 2400 से 2500 रुपए गेहूं बिकने लग गया था, अभी मतलब 10 दिन पहले। बहुत शानदार बाजार था। और जैसे ही बाजार मतलब जो है वो, मुख्यमंत्री जी ने उनकी एक मीटिंग बैठाई, उसमें कुछ निर्णय लिया, एक्सपोर्ट संबंधी जो कुछ चर्चा हुई होगी। जिस दिन उन्होंने मीटिंग बिठाई 4 दिन पहले, वो गेहूं आज 1900 रुपए हो गया साहब। जबकि बात एक्सपोर्ट संबंधी थी कि भाई एक्सपोर्ट में हमारा गेहूं एक्सपोर्ट हो रहा, पूरी दुनिया जानती है कि गेहूं बाहर जा रहा है, कुछ देशों में जरूरत है तो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। और जा भी रहा, और जा भी रहा, और गवर्नमेंट सप्लाई भी कर रही है। तो मीटिंग होने के बाद ऐसा क्या बम वहां पे फूट गया है कि 2400 रुपए का गेहूं 1900 रुपए में हो गया। जी गेहूं तो तीन से बाहर है अभी। राजस्थान में गेहूं तीन हजार से बाहर आ गया। इन्होंने तो क्या फिर पॉलिसी अडॉप्ट की वही है मैं बोल रहा हूँ सर, कि जब कि ये, मुख्यमंत्री जी की मीटिंग होने के बाद ऐसा क्या बम फूट गया कि 1900 रुपए हो गए, 400 हाँ रुपए टूट गए। इन्होंने एक्सपोर्ट के कोई ऊपर किसान पूछने फिलहाल को बैन तैयार नहीं कर है। दिया है। इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर फिलहाल बैन किया है।
हाँ और ये अडानी अंबानी के जो साइलो हैं, जो अडानी हाँ जी के साइलो हैं, ये साइलो अभी भरे जाएंगे सस्ते दाम पे। जी हाँ जी अगर ये जी, साइलो देखो महंगे आ दाम गई ना बात। पे भरे गए ना, तो फिर अडानी जी को नुकसान हो जाएगा। तो हाँ बेसिकली ये रेट बाजार का जो किसान का माल है ये सस्ते में बिके, इसके लिए वो एक्सपोर्ट 1900 पे में बिक फिलहाल जाए। बैन किया है बिल्कुल। और बाजार नीचे आएगा। चलो साइलो जब भर जाएगा 2 महीने बाद तो फिर एक्सपोर्ट खोल दिया जाएगा। चलो हाँ ठीक यही आ बात गई है। ना बात, वही आ। तो वो मैं आगे वही कहने वाला था कि किसान वर्ग हमारे मध्य प्रदेश का कोई बोलने को तैयार नहीं है। कुछ मेरे जैसे आदमी लोगों को बताता रहता है और फेसबुक पे बात करता रहता है। बाकी जितने भी पूरे मध्य प्रदेश के किसानों ने एक आवाज नहीं उठाई। खाली केदार सिरोही ने एक दिन एक पोस्ट डाली है, वो भी जो है उसमें सोशल साइट पे। तो क्या क्या है ये किसान वर्ग कहाँ जा रहा है? मतलब हम लोग इनके लिए जैसे आप नहीं अपनी तो जो टीम जो लगी हुई है, केदार हनुमान केदार जी आप। सिरोही कांग्रेस का लीडर है केदार सिरोही, मेरी भी बात हुई थी, तो ये सड़कों हाँ पे हाँ क्यों नहीं आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट खोलने के लिए, क्या है, क्यों नहीं जा रहा तो किसानों का? वो मेरे को ऐसा लग रहा है उसके साथ भी विचारों के साथ आदमी नहीं है। वो कोशिश तो हाथ पैर तो मारता है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है। हाँ, अब लाल लाल सिंह जी, आप अपना कोई बात कहना है, अवेयरनेस प्रोग्राम का मॉडल कर रहे हैं हम उस पे। हनुमान सर, एक पॉइंट याद आया था मुझे, दीजिएगा 1 मिनट बाद में। हाँ चलो ठीक है। हाँ लाल सिंह जी, आप कोई बात कह दीजिए। लाल सिंह जी, हाँ खोलिए। हाँ, ये अवेयरनेस के बारे में तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि उसमें सच्चाई एकदम सामने आ जाती है। अगर आप में अगर बाइस्ड भी हैं, तो अगर सामने वाला अवेयर्ड है तो वो आपकी नाक मेरे कान पकड़ सकता है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मनीष जी ने सही बताया, क्योंकि अभी मनीष जी कह रहे थे कि साहब ये कम दामों में इसलिए ले रहे हैं कि अडानी अंबानी के सैलो भरेंगे। आप कह रहे थे कि 3,000 से ऊपर है, तो 3,000 से ऊपर अगर अडानी अंबानी सैलो भरेंगे और ये बात समझ में आ जाए उसकी में किसान की में, तो समझा दो। तो अवेयरनेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम अब जो बाइस्ड रहते हैं उसको हटाना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा काम करेंगे अगर अवेयरनेस में सत्यता, सच्चाई, ऑनेस्टी से बता देंगे। थैंक यू। चलो हाँ, फूल कुमार जी क्या कह रहे थे? अब उसके बाद में रामदेव सिंह जी और वीरेश जी, दो बच रहे हैं मेरे पैनल में भाई। हाँ हाँ, फूल कुमार जी। नहीं, ये जो फूल भाई हाँ जी मैं भाई, एक मिनट ओके। ही लूंगा बस बीच जी में। जी जी, सॉरी ओके आपको ओके। काट रहा हूँ। नो नो, जी जो ओके। लाल सिंह जी ने कहा ना, बेसिकली हमें अपनी सब चारों चारों तरफ की जो चीजें हैं ना उनके ऊपर बारीक निगाह रखनी जरूरी है। हरियाणा सरकार जब बाकायदा एक आदेश पारित करती है कि जहां पे अडानी जी का साइलो की लोकेशन है उसके आसपास के 4 जिलों में सरकारी गेहूं की खरीद नहीं होगी, हाँ, राइटिंग में आदेश ऑर्डर है। पारित किया है उन्होंने। हाँ, और तो राइटिंग का चार ऑर्डर जिलों है का ये। 4 जिलों के में आप क्यों नहीं सरकारी परचेज करेंगे? आप कारण बता दीजिए। अगर अडानी का आपको बेनिफिट नहीं देना है तो उन जिलों के किसानों ने क्या गुनाह किया है हरियाणा के? ये सब चलो चीजें ठीक है, हमको अब सरकार समझनी का ही है, ये पड़ेंगी। आंदोलन की बात है, हम उसको उठाते रहेंगे। हाँ फूल कुमार जी। ये 6 जून को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है, जिसमें एनआरआई भी आएंगे। हाँ तो जो ये पॉइंट हमारे अभी जैसे यहाँ पे बहुत सारी हमारी बातें भी हुई कि जो हाईएस्ट लेवल की हमारे को मीटिंगों में अपने बात रखनी चाहिए या खुद मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। तो आई थिंक मैं ये जो 6 जून वाली है, एग्जैक्ट डेट शायद 6 ही होगी, बट जून में है जब भी है ये और जयपुर में ही है। तो इस संसद में मेरे ख्याल से जरूर आई थिंक ये पॉइंट, इन केस अगर यहाँ ऑलरेडी किसी को इनवाइट आया हुआ है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है वहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट जो यहाँ डिस्कस हुए हैं वहाँ लेके जाने का। तो एक तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि हमें जो ये ट्रेडिशनल जो कंजर्वेशन वाली जो रॉयल्टी या जो भी उसमें स्टेक की बात है, उसमें यूनिवर्सिटी में कहीं ऑनरेरी डिग्री प्रोग्राम नहीं है क्या? कि जो फार्मर्स ऐसे हैं जो एजुकेशनली या तो अनपढ़ हैं या वो 10वीं 12वीं तक के ही हैं या बीए मैक्सिमम कर रखी है, लेकिन वो मास्टर और रिसर्च वाले नहीं हैं, पर उन्होंने अपनी खेती में ऐसी रिसर्च कर ली है जो पीएचडी वाले भी नहीं कर सकते, और उन्होंने एक वो रिमार्केबल काम किया है। मेरे पास एग्जांपल्स हैं बहुत सारे फार्मर्स के ऐसे। कोई यूनिवर्सिटियों में ऐसा प्रोग्राम भी हमें उठवाने की जरूरत है कि उनको ऑनरेरी डिग्री दी जाए और उनको वहाँ के पैनल्स में इंड्यूस किया जाए ऐसे लोगों को जब वहाँ पे स्ट्रेटजी बनती हैं। तो ये 2 पॉइंट थे। डिग्री के बजाय ये मोमेंट और सर्टिफिकेट देके साइड में कर देते हैं, डिग्री नहीं देते ये हैं, गलत है मोमेंट ना दे ये, देते हाँ हैं। ये नहीं, हाँ ये बिल्कुल नहीं है, हमें ऑनरेरी वाला पॉइंट उठाना पड़ेगा। हाँ हाँ। चलो रामदेव सिंह जी पूनिया,
फिर वीरेश जी बचते हैं फाइनली। खोलिए पूनिया जी, कोई बात कहना चाहेंगे प्रोफेसर साहब? पूनिया जी बिजी हैं कहीं। चलो वीरेश जी, अब आप फाइनल टच कर दीजिए। सभी को नमस्कार। सभी साथियों को बहुत ही शानदार चर्चा आज की रही है, लेकिन सवाल है कि ये चर्चा जाती कहाँ तक है, इसका फ्लैश कहाँ तक होती है, ये कितने लोग इसको सुनते हैं। सवाल वो एक तो चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, बढ़िया चीज है, और इस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया जाएगा आगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मनीष जी हैं, मैक्सिंग जी शायद चले नहीं गए अभी, मैक्सिंग जी भी हैं। तो मैं एक सवाल इसलिए मैक्सिंग जी को मैं पूछ रहा हूँ कि मैक्सिंग जी ने एक आश्वासन हमें दिया था कि एक इसको बूस्ट करने का कोई तरीका है, टेक्निक है कोई, ये बूस्ट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो जितना हमारा ये ग्रुप है, इस ग्रुप की बातों को बूस्ट करने के लिए कुछ टेक्निकल, चाहे उसमें पैसा वैसा कुछ खर्चा होता है मेरे विचार से, तो वो भी हम लोग करेंगे, कंट्रीब्यूट करके कर लेंगे जैसे भी होगा। लेकिन ये ज्यादा दूर तक जाना चाहिए हमारा प्रोग्राम, मैं ये चाहता हूँ इसका होना चाहिए। दूसरा, मनीष जी को मैं कहूंगा कि जो इस तरह के लोग हैं, मतलब सेम आइडियोलॉजी के, उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए साथ में। अब समय आ गया कि उधर से हमले बहुत तेज हो रहे हैं और जो हम लोगों का डिफेंस है वो बहुत कमजोर है। और डिफेंस हमें, हमारे पास हथियार तो है नहीं, तलवार नहीं है, केवल विचार है। और विचार जैसे आज आए हरबीर सिंह पंवार थे, उनके द्वारा आए विचार, मैक्सिंग जी ने बहुत शानदार विचार दिए, मनीष जी ने बहुत बढ़िया दिए। सभी लोग उत्सुक हैं इस बारे में कि भाई जब ये जानकारियां सारी ऐसी हैं कि जिनके बारे में मिनिस्टर्स को हमारे पता नहीं है, जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं वो बिल्कुल एकदम अनजान इन चीजों पे से हैं। हम ऐसी ऐसी जानकारियां यहाँ जुटा रहे हैं अपने प्रयासों से, लेकिन वो पब्लिक में कैसे जाए ये एक बड़ी समस्या। आपने बताया कि 24 तारीख से हम अभियान शुरू कर रहे हैं, कितना रेस्पॉन्स मिल पाएगा देखेंगे, प्रयास करेंगे। मैं चाह रहा हूँ मनीष जी ये प्रोग्राम मेरठ में ही कर लिया जाए 24 तारीख का, अगर आपको अच्छा लगे तो। जो हम लोगों ने वहां प्लान किया था, इसको मेरठ में आप रख लो। कुछ जो खर्चा वर्चा होगा हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे आपस में, या तो किसी का प्राइवेट स्कूल ऐसा हो उसमें आ जाएं लोग, या और जो भी आप मुनासिब समझें, तो आप इसके बतौर ऑर्गेनाइजर अगर हो जाएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और वहां हम इन चीजों को भी उठाएंगे, और दूसरे जो हमारी स्ट्रेटेजिक वो है उस प्रणाली, उस पर अपना विचार करेंगे, तैयार करेंगे उसको कि भविष्य में ये प्रोग्राम कैसे चलाया जाए। तो आज की मीटिंग के लिए सभी को धन्यवाद, जो सभी लोग आए थे आज के लिए, उनको उनका आना सार्थक होगा ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद सभी, मैं ज्यादा काफी समय आपका होगा। चलो, आप सभी के पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टाइम भी शेड्यूल टाइम ही है, तो फिर अगले संडे मिलेंगे इसी टाइम विशेष टॉपिक के साथ में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।